बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। आज जुम्मा है और दिसंबर की 27 तारीख। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है। ये सबसे आगे है और मैं हूं इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कहते हैं कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो हैं, उनकी अगर बात की जाए कि तो उन्होंने हमेशा दरिया को कूजे में बंद करने का हुनर अपने पास रखा है। उनके अशार अपने अंदर एक जहां लिए हुए हैं। उनकी शायरी मोहब्बत, तसव्वुफ और इंसानी रवैयों और सूदो ज़या का अहाता करती है, जिसने उर्दू अदब की तरक्की में मरकज़ी हिस्सा डाला है। आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब का शुमार 19वीं सदी के बड़े उर्दू शोहरा में किया जाता है, जिनके पढ़ने वाले आज भी न सिर्फ पाकिस्तान में हैं, भारत में हैं, बरे-सग़ीर में हैं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, वहाँ उनकी शायरी में दिलचस्पी लेने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अपने दौरे उरूज में उन्होंने मुग़ल दरबार से अपनी वाबस्तगी रखी, वो वाबस्ता रहे और आखिर में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला के अलक़ाबात से नवाजा। वो शायरी में बहादुर शाह ज़फ़र के अदालीक और मुग़ल सल्तनत के दरबारी तारीख़ दान भी रहे। तो गालिब ने वो किया शायरी में जो कोई नहीं कर सका और अब तो शायद कोई कर भी नहीं सके। 11 साल की उम्र से शायरी का आगाज़ कर दिया था और थोड़े ख़ुद पसंद भी थे। उनका शेर है कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख़ार हो। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। गालिब को हम बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं और उसके साथ साथ उर्दू के पढ़ने वालों को कि गालिब को समझिए, जो उसलूब गालिब का है ऑफ कोर्स वो किसी का नहीं है और उससे आपको बहुत मदद मिलती है उर्दू को समझने में, उर्दू शायरी के अंदर मज़ीद अपने आप को बेहतर बनाने में। अमेरिका की अब बात करते हैं थोड़ा सा। अमेरिका ने 240 बरस से उनकी कौमी अलामत रहने वाले सफ़ेद गर्दन वाले क्या कहना चाहिए, उकाब ही कहेंगे ना उसको, उकाब को कौमी परिंदे का दर्जा दे दिया है और अब ये नेशनल बर्ड इज गोइंग टू बी उकाब अमेरिका का। अच्छा, अब लोग जो है ये सवाल उठा रहे हैं कि ये स्टेटस मिलने में इसको इतना तवील अरसा क्यों लग गया है। तो चलिए थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं कि क्यों इतना वक्त लगा है। लेकिन इस उकाब की नस्ल के बारे में भी बताना आपको ज़रूरी है। हमने अक्सर देखा है इसको, सफ़ेद सर वाला उकाब है। कदीम रोम में इसको ताकत की अलामत समझा जाता था। जब अमरीका की आज़ादी का ऐलान हुआ तो उसके बाद 1776 में कौमी निशान मुंतखब करने की बारी आई तो उकाब को नज़रअंदाज नहीं किया गया, कौमी निशान में शामिल किया गया इसको, जिसके बाद ये सफ़ेद सर वाला उकाब जो है ना सरकारी दस्तावेज़ात में नज़र आया, सदारती परचम में नज़र आया, अमरीकी फ़ौज की जो मोहर होती है उसमें नज़र आया और झंडों से लेकर करेंसी नोटों तक पे ये नुमाया नज़र आया। बिल्कुल, और उसकी वजह ये समझा जाता था कि ये अमेरिका का कौमी परिंदा भी है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2010 में जब उकाबों से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले अमरीकी शहरी क्रिस्टिन कुक को ये मालूम हुआ कि उन्होंने इस उकाब को कौमी परिंदे का दर्जा दिलाने की कोशिशों का आगाज फिर उन्होंने किया और उसके बाद उन्हें ऐसे मिनेसोटा का एक इदारा है, नेशनल लीगल सेंटर, बिल्कुल वहाँ पे उन्हें उसका ताउन भी हासिल रहा और अब वो क्रिसमस के दिन इस मकसद में कामयाब भी हुए, फाइनली कामयाब हो गए हैं और इस परिंदे को जो है ना नेशनल बर्ड का दर्जा दे दिया गया है। ये जो बाइडन की पिक्चर हम दिखा रहे हैं, उन्होंने साइन भी कर दिया फाइनली इसके ऊपर कि ये अब नेशनल बर्ड होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्या है हमारे पास आगे है हमारे पास मोज़म्बिक की बात कर लें। मोज़म्बिक की जेल की बात करते हैं जहां से 1500 कैदी फरार हो गए। ओह माय गॉड, 33 हलाक भी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोज़म्बिक की जेल में हंगामा आराई हुई, जिसके दौरान 33 अफराद हलाक हो गए, 15 जख्मी हुए हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब 1500 से ज़ायद कैदी जो हैं वो जेल से फरार हो गए थे। बिल्कुल, और ये कुछ मनाज़िर नज़र भी आ रहे हैं। ये माहौल ऐसे वैसे वाकयात होते रहते हैं। पिछले आई थिंक पाकिस्तान में ये वाकया किस शहर में हुआ था? आपसे कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तान में भी वाकया हुआ था ना, केपीके के अंदर हुआ था, कहीं पे केपीके के अंदर हुआ था। ऐसे जो मुजरिमान थे वो फरार हो गए थे। खैर, अब मौसम की बात करें। मौसम की बात करनी है। मुल्क भर में जो सर्दी की शिद्दत है वो बरकरार है। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत जो है ना वो बताएं जरा, कहाँ पे रहा है? स्कर्दू में -13 -13 इन स्कर्दू और इसके साथ साथ कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, नॉट -10। आई विश कभी कराची में भी -10 मैं भी ना हो जाए। लाहौर में लगी थी, आप -10 कहने लगे। लाहौर में 8 है, वो मुझे कम नजर आ रहा है लेकिन इतना कम नहीं है, इतना भी कम नहीं है। अच्छा, क्वेटा में -6, पेशावर और इस्लामाबाद में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और सर्दी जो है वो रह रही है अभी फिलहाल।
सर्दी बहुत ज्यादा है। आप कोशिश करते हैं कि जरा बता दें कि आज का टेम्परेचर क्या रहेगा। तो जनाब आपको पता है कि चंद शहरों के टेम्परेचर जो है वो हम आपको बताते हैं, सो दैट अपने दिन को आप अच्छी तरह से प्लान कर सकें। सबसे पहले इस्लामाबाद, यहाँ पर कम से कम रहेगा आज 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 8 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में रहेगा कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा, यहाँ पर कम से कम -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जी जबरदस्त जबरदस्त। ओके, सो अब हम थोड़ी सी आपको लाइव अपडेट भी देते थे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या, और वो हम मरी से ले लेते हैं कि इस वक्त वहाँ पे मौसम की सूरत हाल क्या है। बहुत से लोग प्लान किए बैठे हैं मरी जाने के लिए, तो उनको भी इससे आगाही मिल जाएगी। मोहम्मद अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। अहमद, इफ यू कैन हियर अस, अब बताइए क्या है मरी में मौसम की सूरत हाल, क्या आ जाए इस वीकेंड में हम? जी बहुत शुक्रिया आयशा और इमरान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका गुसार मरी के दिल GPO चौक में, जहाँ पर मौसम की बात करें तो इस वक्त तो मतला साफ़ है, लेकिन जो गुज़िश्ता दिनों बर्फबारी जो गैर मुतवक्को हुई थी उसको देखने के लिए मलका गुसार मरी में जोग दर जोग जो है सैओं का रश इस वक्त मौजूद है। और बाहर रोड और दीगर जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर धूप लगने की वजह से बर्फबारी जो है वो पिघल चुकी है, लेकिन कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और नथिया गली वगैरह के इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी मौजूद है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है इस बार काफ़ी अच्छे इंतजाम देखने को मिले, क्योंकि जो ही बर्फबारी हुई तो नमकपाशी का काम भी देखने को मिला, उसके साथ साथ ऑन फील्ड मशीन भी देखने को मिली। CTO मरी की जानिब से हदायत भी जारी की गई और स्याहों की रहनुमाई के लिए जो है फैसिलिटेशन सेंटर का भी क़याम कर दिया गया था। यहाँ पर जो है इस वक्त भी स्याह थोड़ी बहुत तादाद में मौजूद है, जो कि दिन भर जो है मुख्तलिफ सैर व तफरीह के मुकामात पर जाकर खूब हल्ला गुल्ला खेलने कूदने के बाद शाम के औकात में जो है मार रोड का रुख करते हैं और मार रोड की रौनकें भी जो है बाहर हो जाती हैं। इतने खूबसूरत मनाजिर के सामने खड़े हो जाते हैं और आप हमें सुबह सुबह जलाते हैं हमारा लेकिन थैंक यू वेरी मच हमें आगाह करने के लिए। उम्मीद है जो भी लोग जा रहे हैं वो मरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते, अगर तो हालात की वजह से नहीं निकलते तो देन ऑब्वियसली वी कैन नॉट हेल्प यू, लेकिन अगर आपकी सुस्ती आपको नहीं निकलने देती तो फिर ये गलत है। ये बहुत अच्छा मौसम है बाहर जाने के लिए और घूमने पर। बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंतजामिया ने अच्छे इंतजाम किए हैं इस मरतबा, तो जो लोग जाना चाहते हैं ना उनको जो अक्सर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। वीकेंड भी है, मैं तो वाले तो आसानी से जा सकते हैं। इंतजामिया से ना रहना मतलब ठीक है, उनके अच्छे क्या कहते हैं साढ़े ना रहना मतलब अपने इंतजामात पूरे रखिए। उसमें आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल का मौजूद होना है, आपके बच्चों के लिए दूध वगैरह मौजूद होना है, गर्म कपड़े मौजूद होना है, और गाड़ी के अंदर चेन्स का मौजूद होना है इनके स्टक हो जाए स्नो के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अब आप लैंड करें अपने शहर में वापस आए। लाहौर में आ जाते हैं। गो बैक टू लाहौर। अच्छा, you want me to go back to Lahore? Obviously from Murree. From Murree. लाहौर चलते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का पहला मकामी स्मॉग टावर जो है वो नस्ब कर दिया गया है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट में इसको कहूँगी। 50,000 क्यूबिक फी घंटा से फिजा को साफ कर सकेगा। DG माहौलियात जो है वो ये कह रहे हैं कि 15 रोज तक स्मॉग टावर का फील्ड टेस्ट भी किया जाएगा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तजर्बा है कामयाब होने पर मजीद टावर भी नस्ब करेंगे, उन्होंने ऐसा भी कहा है, तो अच्छा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितनी भी हों पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा होगा और खास तौर पर विद द टाइम लाहौर के अंदर स्मोक का खात्मा होगा। ये ओवरनाइट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, इट्स टेक टाइम, बट अच्छा है कि अगर कुछ फोकस रखे हुए हमारे इदारे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जबरदस्त किस्म का मैच भी हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ पॉलिटिकल मैच है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और उसके हवाले से आपको बताएं कि जो मुज़ाकरात का दौर है वो चल रहा है इस वक्त, चलता जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि जो पहला हफ्ता है जनवरी का उसमें दूसरा दौर होने वाला मुज़ाकरात का, उसमें फिर क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने 31 जनवरी तक डेडलाइन दे दिया कि मुज़ाकरात को मुकम्मल कर लें, आप 1 महीने के अंदर कर लें। हमारी बात PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान जो है उनकी अडियाला जेल में बानी PTI से फाइनली मुलाकात हो गई है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का कयाम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई जो है वो किसी डील के नतीजे में नहीं होगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और अब बानी के खिलाफ जो कातलाना हमला है और मुकदमात है माफ़ करने को तैयार है, उन्होंने कहा जी वो सबको माफ़ करने को तैयार है। जो 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक अगर नहीं पहुंचाया जाता तो फिर देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फौजी अदालतों के हवाले से आई है। 60 मजीद लोगों को, जिसमें हसान न्याजी भी शामिल है रिपोर्टेडली, जो कि भांजे हैं खान साहब के, उनको भी, और एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर भी उनमें शामिल है, उनको भी सजा यहाँ जावेद अकरम साहब उनको भी दे दी गई है। सो और इस मामले में वंस अगेन ISPR ने कहा कि वी आर फर्म कि जिन
लोगों ने कौमी तनसीबात में हमला किया है, नेशनल वकार को, कौमी वकार को मजरूह करने की कोशिश की है, स्टैंड फर्म के उनके खिलाफ। अच्छा, अब देखना यह है कि ये जो अब आया है, फैसला सुनाया गया है, उसका मुज़ाकरात के ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि ये इनके ना मुतालबात में शामिल था कि इन लोगों को रिहा किया जाए। 9 मई तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, क्योंकि जिस तरह कौमी तनसीबात को निशाना बनाया गया, मेरे ख्याल में देखना होगा कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस इसके हवाले से क्या सोचती है। लेकिन फिर वक्त जो अदालतों ने फैसला किया, इस पे मुल्जिमान के पास, बल्कि अब तो मुजरिमान के पास अपील का हक मौजूद है। बिल्कुल। ज़बारा जी, इस पे जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। जानते हैं कि अब जो PTI की जानिब से ये कहा गया है कि 31 जनवरी तक मुकम्मल करें ये मुज़ाकरात हर सूरत, तो उस पर नून लीग जो है वो क्या सोच रही है। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एक और हम कहेंगे शर्त रख दी है PTI ने कि 31 जनवरी तक मुकम्मल करें ही करें मुज़ाकरात हर सूरत। इस पे आपका टेक सबसे पहले। थैंक यू आयशा यूसुफ, थैंक यू इमरान हसन, बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी मुज़ाकरात जो है तो वो इस तरह नहीं होते कि आप उसके लिए मुज़ाकरात शुरू होने से पहले उसके लिए आप ये कह दें कि इसको आपने 2 दिन में कंप्लीट करना है और हमारी ये बात आपने माननी है, हमारी फलां बात आपने माननी है। कहीं भी दुनिया के महज़ब माशरों में जब कभी कोई डायलॉग होते हैं तो उसके लिए TORs होते हैं और TORs का एक तरीक़ेकार होता है। ये नहीं होता है कि आप थ्रू मीडिया जो है प्रेशर डेवलप करो, बिल्डअप करो और आप गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखो और उनको ब्लैकमेल करके आप उनसे, हुकूमत से अपनी मर्जी के फैसले ले लो। अगर आप वो बातें लाएंगे जो सुनने के लायक हो, वो मानने के लायक हो, तो मे बी इस पे 48 आवर्स लग जाए, मे बी वो 24 आवर्स में मान ली जाए। लेकिन अगर आप कोई मसला फीसा गौर उठा के लाएंगे, अलजबरे के उलझे हुए सवालात उठाकर लाएंगे और मसख शुदा तारीख के किस्से उठाकर आप लाएंगे कि इसको सुलझा दो, तो उस पर टाइम फिर लगेगा। इट टेक्स टाइम। तो बेहतर ये है कि आप अपने मामलात, मेरे ख्याल में इन्होंने भी देख लिए हैं। इससे पहले जो 9 मई के वाकयात पर तकरीबन 25 लोगों को सजा सुनाई गई थी और अभी आप फरमा रहे थे कि 60 लोगों को और सजा सुना दी गई है। देखिए, जिस PTI की मुज़ाकराती कमेटी का कोई भी नुक्ता आप उठा लें तो उसका सिरा या पैर वो 9 मई के साथ लगता होगा। उसका कोई हीला हवाला भी आप देखें तो उसका रिश्ता 9 मई के साथ निकलेगा या 26 नवंबर के साथ निकलेगा। ये जो बाकी बातें करते हैं ना कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कर दें, ये वो ज़ेबे दास्तां है। जिस तरह आप बड़ा अच्छा केक कोई किसी बेकरी में बनाता है, उसके ऊपर टॉपिंग कर देते हैं, ये टॉपिंग्स हैं। तो इख्तियार साहब, एक सवाल मेरा आयशा, वो सवाल ये है कि जैसे इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, कैसे मुतालबात लाएं जो मानने के काबिल हो। अब उन्होंने यही आपसे मनवाना है ना कि उनके लीडर को रिहा करें, उनके लोगों को रिहा करें, उनका मैंडेट चोरी हुआ वापस करें। अब वो और आपसे क्या कहें, मतलब वो शॉपिंग पे भी आपसे मशवरा नहीं लेंगे, वो कोई आपसे पिकनिक स्पॉट भी नहीं पहुंचेंगे हुकूमत से, वो बातें तो वही करेंगे ना जो उनके कंसर्न है। आप क्या कहते हैं, वो अपने कंसर्न से ही पीछे हट जाएं, हुकूमत ये कहती है। इमरान, देखें, एक होते हैं सियासी मामलात। आई बिलीव आई एम अ डेमोक्रेट पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग वर्कर। मैं कारकुन आदमी हूँ, सियासी जदोजहद पे मैं यकीन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा टूल, मेरा औजार और मेरा हथियार वो नारा मस्ताना होता है, वो मेरा नजरिया होता है। लेकिन PTI के लोग जब आते हैं तो वो अपने साथ असलहा लेकर आते हैं। 9 मई का एक वाकया नहीं है, 9 मई जो है ये एक वाकया नहीं है। इस 9 मई में सैकड़ों वारदातें हैं, तकरीबन 60 और 25 85 लोगों को सजाएं सुनाई जा चुकी है। नहीं, वो दुरुस्त बात है। मेरा एक छोटा कतई कलामी की माजरत, एक सिर्फ इसमें नुक्ता ये है कि फिर हुकूमत के ख्याल में वो कौन से मुतालबात है कि PTI इनसे हटे, ये कोई मुतालबात मानने वाले नहीं है। जैसे मैंडेट की बात है, चीफ जस्टिस की तकर्री है और खान साहब की रिहाई है। इसके अलावा फिर कौन से मुतालबात है जो आपके जहन में है कि भाई इन पे बात करवाओ? वो क्या मुतालबात? मैं बताने लगा, ये जो कहते हैं ना कि सियासी कैदी, अगर इसमें पॉलिटिकल कोई कैदी हैं तो उनको छुड़ाने के लिए या उनके लिए रियायत के लिए बिल्कुल बात कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमें अडियाला जेल से आप अटक जेल मुंतकिल कर दें, उस पर सोचा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि हमें लाहौर मुंतकिल कर दे, तो हम वो भी कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आगे जो लेजिस्लेशन करनी है
नेशनल असेंबली में 27वीं तरमीम के बारे में, उस पे हम इन कंडीशंस में आपके साथ मिलके चले जा सकते हैं, सफर किया जा सकता है। बट विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप भूल जाएं कि जो बानी पीटीआई है वो मास्टर माइंड है 9 मई की तमाम वारदातों का, और आप उसको भुला दीजिए। इख्तियार साहब, ये जो सारी चीजें आपने बताई हैं, ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं कि इन चीजों पर बात हो सकती है, ये मुतालबात माने जा सकते हैं, ये कम्युनिकेट किया गया मुज़ाकराती कमेटी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिनके साथ एक मीटिंग तो हो चुकी है, उनको बताया गया है? क्योंकि जब वो सामने आते हैं, वो मीडिया पर बात करते हैं, किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा तो सबसे पहला मुतालबा यह है कि हमारे जो वर्कर्स हैं ना उनको रिहा किया जाए। ये हैं बड़े सियाने हैं, ये शराइत रखते सख्त है, फिर बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाते हैं। इनकी शराइत आप देख लेंगे, मुज़ाकरात थोड़े इसके एक आध दौर और हो जाए तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये कितने पानी में है, ये फिर लेवल पर आ जाएंगे। बात ये बड़ी करते हैं, भड़क जब भी ये मारते हैं बड़ी मारते हैं। डायलॉग में ये मेरे ख्याल में शानूर स्टूडियो किया तो बॉलीवुड किया, लॉलीवुड किया तो हॉलीवुड किया, डायलॉग बाजी में इनका कोई सानी नहीं है। तो डायलॉग बाजी ये करते रहेंगे, लेकिन कोई संजीदा बात ये लाएंगे तो उसको मानेंगे। अभी आपने एक नुक्ता कहा, जी एक जुमला मैं कहूंगा कि जब तक 9 मई के मास्टर माइंड को सजा नहीं मिलती, जो बानी पीटीआई खुद हैं और वो हजरत हैं जो फैज हमीद साहब, जिनका भी फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो ये लोग जब तक इनको सजा नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ, हमने कुरान में भी पढ़ा है, हमने अपने उस्ताद से भी सुना है, अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि जिस माशरे में सजा और जजा का अमल ना हो, वहां पर नाइंसाफी है। अच्छा, नहीं कर सकते। एक जानिब जब आपसे पीटीआई अपने लीडर को रिहा करने का कहती है ना, तो आपके तमाम लीडरान हमारे शो में कई बार आके कहते हैं हमने तो रिहा नहीं करना, अदालतों ने पकड़ा है, अदालतों ने करना है। और दूसरी जानिब आज आप कह रहे हैं कि हाँ कोई दरमियानी रास्ता बताएं, आपको इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल कर दें, कुछ और कर दें, तो ये आप कर सकते हैं, ये अदालतों ने नहीं करना, ये आपने करना है। देखिए, ये जो एक जेल से दूसरे जेल में मुंतकिली है, मुलाकात कराना, थोड़ा सा उसमें सहूलत देना, ये चीजें जो है ये एग्जेक्टिव के पावर्स में आती है, ये गवर्नमेंट के पावर्स में आती है। जहां तक जमानतों की बात है, ये अदलिया की ज्यूरिसडिक्शन बन जाती है, फिर अदलिया ने फैसले करने होते हैं। और ये जो दूसरे मामलात मैंने आपको बताया, ये पार्लिमानी है। अगर ये बदमाशी और डायलॉग बाजी वगैरह छोड़कर ये लेवल पर आकर बात करेंगे, देखिए पहले इन्होंने कहा था ना कि हमने अगर बात करनी है तो हमने आर्मी चीफ के साथ बात करी, ठीक, हमने बात करनी है तो अब बिल्कुल मुख्तसर आखिर वन लाइनर भी आप इस पे दे सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, पीटीआई जिन कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रही है, आप तैयार हैं, हुकूमत तैयार है उनके लिए, सिविल नाफरमानी या कुछ और भी, आप तैयार हैं इन केस? हम तो तैयार हैं। तो क्या पीटीआई फिर उस कॉन्सिक्वेंसेस के रिएक्शन के लिए तैयार है? पीटीआई को भी फिर उसके रिएक्शन के लिए। वली साहब थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने हमें ज्वाइन किया, इस अहम मामले पे हम पे बात की। इख्तियार वली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की जानिब से अपनी राय दे बिल्कुल दे रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और एक और अहम शख्सियत का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 27 दिसंबर है और पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, बल्कि आलमे इस्लाम की बहुत बड़ा ऑनर है, आलमे इस्लाम की पहली खातून रहनुमा के तौर पर दुनिया भर में एक मिसाल बनी। उनकी शख्सियत नहायत दिलकश थी, बसीरत से भरपूर थी और अज़्मो हौसले का वो पैकर। बिल्कुल एक ऐसी रहनुमा, एक ऐसी डेमोक्रेट जिन्होंने जमहूरियत की बका और अवाम के हुकूक के लिए अपनी जान तक अमली तौर पर कुर्बान कर दी। और इट इज़ सेड कि जब बेनज़ीर पाकिस्तान आई, उनके आने से पहले उन्हें कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है, जब यहाँ पे आ गई उन्हें कहा गया कि आप मत जाइए, अवाम में आपकी जान को ख़तरा है। और उनके अल्फाज हैं कि मैं अवाम के अंदर पाकिस्तान में मरना चाहती हूँ, और उन्होंने वो कर दिखाया। कहते हैं ना, जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, तो बीबी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती थी। और आज हम उनकी बरसी मना रहे हैं। वन ऑफ द सैडेस्ट डेज
मैं कहूँ पाकिस्तान की तारीख के अंदर दिस इज 27 दिसंबर वैसे भी हमें इतने दुख दे के जाता है, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो आज बीबी में नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हम उन्हें ट्रिब्यूट दें, और इस ट्रिब्यूट के लिए एक मौजूद शख्सियत हो सकती थी जो उनकी शख्सियत पे बात करें। मौजूद शख्सियत मेरे ख्याल से वो उन चंद लोगों में से हैं जो बीबी को बहुत अच्छी तरह से जानते, बड़े करीब से उन्होंने जाना है बीबी को। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब। उनसे ज़रा जानते हैं और बीबी के बारे में बात करते हैं, उनको याद करते हैं आज। बहुत शुक्रिया मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम बीबी की शख्सियत के बारे में ज़रा बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना वक्त गुजारा, करीब से उनको देखा। कैसी थी उनकी शख्सियत, और आज उनकी बरसी भी है, क्या कहेंगे इस पर? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो एक्सेप्शनली एक बहादुर, बहुत ही ब्रेव खातून थी, और मैंने बतौर सहाफ़ी उनको बहुत करीब से देखा 1988 से लेकर और उनकी शहादत तक दिसंबर 2007 तक। तो ये एक तवील अरसा है जिसमें वो 2 मरतबा वज़ीर आज़म भी बनी, और ज़्यादा अरसा जो है वो उनका अपोजिशन में गुजरा। वो स्ट्रगल का दौर था, उनकी जलावतनी का दौर था। तो वो पाकिस्तान की उन चंद सियासी शख्सियात में से एक थी कि जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे हमने वाकई बहुत कुछ सीखा। जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, उन आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, और उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, और बार बार एक बात कहा करती थी कि मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ, मरने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे मार देंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं मरना चाहती, मैं पाकिस्तान के अंदर ही मरना चाहती हूँ। और फिर ये जो उन्होंने आखिरी दफ़ा मेरे से बात की थी, उसके चंद दिनों के बाद उनको शहीद कर दिया गया। और फिर चश्मे तारीख में देखा है मुझे ये सुनते हुए गूज़बम्प आ गए। जी ऐसे ही है, ऐसे ही, इट्स नेवर इजी। मीर साहब बिल्कुल, आपकी तो बहुत मुलाकातें भी हुई, वी नो, बीइंग साफ़ी आप उनसे मिलते रहे, एक ज़ाती भी आपका बहुत अच्छा ताल्लुक था। कोई यादगार मुलाकात जो आप आज इस दिन हमसे शेयर करें हामिद मीर साहब? जो आखिरी मुलाकात थी, वो आखिरी मुलाकात जो है वो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल है, क्योंकि मेरे पे उस वक्त 2007 में मेरे पर पाबंदी थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया सुबह नाश्ते पे, और उन्होंने दोपहर को लाहौर पहुंचना था। तो सुबह सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग उनसे मेरी मुलाकात थी, और नवंबर का महीना था और मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन उन्होंने जो मीटिंग थी वो जो जरदारी हाउस में जो बाहर लॉन के साथ जो कार पोर्च था, वो वहाँ पर उन्होंने टेबल लगवाई हुई थी नाश्ते की। उस मीटिंग में मोहतरमा जो है वो बहुत ही यकीन के साथ मुझे ये कह रही थी कि उनको मार दिया जाएगा। अच्छा। और वो मुझे कह रही थी कि मुझे मार दिया जाएगा, और मैं ही चाहती हूँ कि जब मैं मारी जाऊँ तो मेरे मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने करनी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक लेटर जो है वो आपको दूंगी, और उस लेटर में मैं नॉमिनेट करूँगी कि मुझे किससे ख़तरा है, और अगर मैं मारी गई तो मेरा कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा, तो आपने बस उसको बाद में एक्सपोज कर देना है। तो फिर हमने बहुत से नाम जो है उन पर डिस्कशन की। तो वुल्फ ब्लिट्जर जो CNN में उस वक्त काम करते थे, अभी भी काम करते हैं, तो उनका जो नाम है वो उस पर हमने इत्तेफाक किया। फिर बीबी ने कहा अच्छा मैं मार्क सीगल को ये खत दे देती हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मार्क सीगल जो है ना ये वुल्फ ब्लिट्जर को बता देगा, और आपने भी ये जो है ना इस चीज़ को एक्सपोज करना है। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं उनको बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैंने कहा जी अगर आपको इतना यकीन है कि ये आपको मार देंगे तो आप कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से वापस चली जाएं। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान आई ही इसलिए हूँ कि मैंने पाकिस्तान में मरना है, और मैंने पाकिस्तान। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये कहूँगी कि ऐसी बहादुर लीडर को हमने खो दिया। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि शहीद किए जाने का उनको इल्म था, उनको पता था कि उनको मार दिया जाएगा, और वो खुद कहती भी रही हैं, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाएगा, क्या ये भी उनको पता था? देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो मेरी ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी, इसकी एक बैकग्राउंड थी। अभी जब दुबई में थी और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, जिसको आप ये भी कहते हैं कि जी वो कुछ लोग उनके जो क्रिटिक्स थे वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो NRO मांग रही हैं। तो वो जिन दिनों में उनकी बातचीत चल रही थी तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। अच्छा।
मेरा ये मौक़िफ़ था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन मुज़ाकरात का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के उस वक्त एक बड़े सीनियर रहनुमा थे नसीरुल्लाह बाबर साहब, उनका भी यही ख्याल था और वो भी मेरे से इत्तेफाक करते थे। लेकिन बाकी सारे जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो उन मुज़ाकरात की हमायत कर रहे थे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान वापस आई और कराची में उन पर हमला हो गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका जो एनालिसिस था, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो दुरुस्त था। ठीक ठीक। अच्छा, क्या रियासत की जानिब से और उनकी अपनी जमात की जानिब से भी, इन पर्टिकुलर पीपीपी की तरफ से भी बीबी के साथ इंसाफ हुआ? मीर साहब, जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर ही हुकूमत में आई थी, उस हुकूमत ने कोशिश तो बहुत की कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सजा दिलवाई जा सके, लेकिन वो नाकाम रही। और उसमें उसके बहुत सी वजूहात हैं। उसके बाद फिर और हुकूमत वो बदल गई और बार बार हुकूमत बदलती रही। कभी एक हुकूमत आई, दूसरी हुकूमत आई, आज तो काफ़ी साल गुजर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, उस स्टेट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी जो अपनी पार्टी है वो उनको इंसाफ दिलाने में अभी तक नाकाम है। ठीक है। अक्सर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो क्लेम करते नजर आते थे बेनज़ीर साहिबा के साथ, चूंकि उनका एक वक्त भी गुजरा और वो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड रहे, लेकिन वो ये भी क्लेम करते नजर आए कि वो कभी सियासत में नहीं आएंगे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें वो करते रहे। इस वक्त सियासत का मरकज़ हैं बहुत, उनके बगैर सियासत की बात पाकिस्तान में होती नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर। क्या आपकी बीबी शहीद से कोई बात कभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के या उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुई, उनकी सियासत के हवाले से हुई, जो आज के तनाजुर में हम देख सकें? जिस ज़माने में इमरान खान साहब पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरा कर रहे थे, तो उस ज़माने में एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, तो उसमें आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे। तो बीबी साहिबा जो है उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि आपका दोस्त इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है। तो मैंने कहा जी, मैं एक मीटिंग थी लाहौर में, तो उसमें मैं भी था और मेरे से भी सलाह मशवरा किया है खान साहब ने। तो मैंने तो उनको ये मशवरा दिया है कि ये सियासत आपका काम नहीं है। तो बीवी कहती है तो क्या कहा इमरान खान ने? मैंने कहा जी, उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और आपका मशवरा जो है मैं उस पर अमल दरामद करूंगा। अच्छा। तो बीवी ने ना हाथ पे हाथ मारा, क्या लगाया, कहती है नो 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 नो, ही इज लाइंग, ही विल डेफिनेटली अनाउंस अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ठीक है बीबी, आप अगर समझती हैं कि वो पार्टी बना रहा है तो ये उसका राइट तो है, लेकिन मुझे तो उसने ये कहा है कि वो पार्टी नहीं बनाएगा। अच्छा, थोड़े दिन गुजर गए तो खान साहब ने पार्टी अनाउंस कर दी। तो फिर फौरी तौर पर तो नहीं, काफी दिन के बाद दोबारा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हाँ भाई आप बताएं, कभी कभी आपकी खबर दुरुस्त साबित होती है, कभी कभी मेरी खबर भी दुरुस्त साबित होती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 1975-76 में वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा। और उन्होंने पीटीवी पर एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, इनकाउंटर, जिसमें वो गेस्ट मुख्तलिफ बुला के तो उनके इंटरव्यू किया करती थी। तो वो अक्सर मुझे कहती थी कि मेरी जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो मैं उसमें अपना जो पास्ट है उसको देखती हूँ। मैं भी कभी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन फिर मैं हालात की वजह से सियासत में आ गई। तो अच्छा, ये जो बानी पीटीआई के बारे में कहा जाता है ना मीर साहब, के वो तरफ यू टर्न ले लेते हैं, बात से वापस घूम जाते हैं, तो हम क्या ये सेफली कह सकते हैं कि पहला यू टर्न जो खान साहब ने लिया वो आपके साथ लिया था, कि सियासत में नहीं होंगे लेकिन फिर वो आ गए? हाँ, आप कह सकते हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन मैं बाद में मुझे कंफर्म हो गया था कि खान साहब जनरल हमीद गुल को इनकरेज नहीं करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि मैं अगर पार्टी बनाऊं तो उसमें हमीद गुल साहब ना हो। उसकी वजह यह नहीं थी कि वो उनको डिसलाइक करते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि इससे एक उन पर छाप लग जाएगी हमीद गुल साहब की आइडियोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली वो फिर मीर साहब उस छाप
उस छाप से बच नहीं पाए फिर खान साहब और उनकी पार्टी भी। खैर अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बिल्कुल एंड पे। बीबी की शहादत के बाद जो मौजूदा प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, आपका उनसे भी बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, उनका तर्ज सियासत कैसा रहा? बेहतर रहा, आपको क्या लगता है? और दूसरा जो बिलावल साहब का तर्ज सियासत है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या उनका तर्ज सियासत वालिदा के ऐन मुताबिक है या उससे कुछ मुख्तलिफ नजर आता है आपको? वो डेयरिंग उतने लगते हैं आपको? पावर पॉलिटिक्स के तकाज़ों को अगर आप सामने रखें तो अगर पावर पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ पावर में आना है तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की जो पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब रही है। लेकिन अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत और उनके नज़रियात को सामने रखें तो उस हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि आज जो फौजी अदालतों का जो एक बहुत अहम मसला है, तो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो कभी भी किसी ऐसी हुकूमत का हिस्सा ना बनती जो फौजी अदालतों के जरिए अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं दे रहा है, क्योंकि खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो फौजी अदालतों का एक विक्टिम रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फौजी अदालतों का जो इशू है इस पे इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि पावर पॉलिटिक्स का तकाजा था तो मीर साहब मजबूरन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे और बीबी शहीद को याद कर रहे थे, कुछ किस्से कहानियां सुना रहे थे जो कुछ उन्होंने देखा और किस तरह से बीबी ने इनको बताया कि उनको पता है कि वो मार दी जाएंगी, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करिएगा, मेरे जाने के बाद एक्सपोज करिएगा। ये सो सैड कि हमने आज तक अपने रहनुमाओं के साथ स्टार्टिंग विद कायद आज़म टिल बीबी शहीद कुछ अच्छा नहीं किया हमने। काश कि हम अपने लीडर्स की हिफाजत कर सकें, क्योंकि लीडर्स एक दिन में नहीं बनते हैं, दे टेक एजेस। तो बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, खिराज तहसीन भी उनकी खिदमत को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब आपको एक ज़बरदस्त अपडेट देते हैं और वो है टेक्नोलॉजी की दुनिया से। वैसे तो आपको अपडेट्स देते रहते हैं ना। एक ज़ाय नामी खलाबाज है जो पाकिस्तान आया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक खलाबाज पाकिस्तान आया है। ये खलाबाज है और एक्चुअली एक बहुत ख़ास मिशन के ऊपर है। अब वो मिशन क्या है? ज़ाय का जो पसंदीदा मशगला है ना, वो लोगों की लाइफ को अपग्रेड करना है। आयशा, और ज़ाय जो है एक टेक सेवी भी है और ये मुख्तलिफ किस्म के स्टार्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर स्पॉट कर रहा है। एक स्टार उसने स्पॉट कर भी लिया है और उसका मिशन ही बेसिकली जो था वो यही था। पसंदीदा मशगला जो है ना उसका वो यही है, जैसे कि आपने बताया कि लोगों की लाइफ को अपग्रेड करना। किसको स्पॉट किया है ज़रा दिखा देते हैं जी। न्यू टेक्नोलॉजी, और आपको पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी जब जब आती रहती है हम आपको बताते रहते हैं। इसी बारे में 050 की जरा बात कर लेते हैं। ज़ाय जो है उसने 050 स्मार्टफोन के जरिए अली जफर की लाइफ को अपग्रेड कर दिया। 050 में मीडिया टेक चिपसेट है जिससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। 64 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, 256 GB स्टोरेज है। अगर आप भी अपग्रेड होना चाहते हैं तो कहां पर लॉगिन करना होगा? लॉगिन करना पड़ेगा आपको segoexperience.com, www.segoexperience.com के ऊपर, और इस वेबसाइट पर आप जीत सकते हैं बहुत सारे इनामात भी प्री बुकिंग पर। बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आप करवाते हैं प्री बुकिंग तो 7,000 रुपए के एयरबड्स जो हैं वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिल सकते हैं। तो अभी जाइए इस वेबसाइट के ऊपर segoexperience.com और जाकर अपनी लाइफ को अपग्रेड कीजिए। आई होप यू कैन डू इट और इसको एंजॉय कर सकते हैं। चले जी, हमने आपके साथ शेयर किया ज़ाय का एक्सपीरियंस, विद दैट अली जफर का अपग्रेडेशन का एक्सपीरियंस। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी हेल्दी लाइफ के हवाले से बात कर लेते हैं, बिकॉज हेल्दी ब्रेन, हेल्दी लाइफ, हेल्दी माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी जिंदगी के लिए। तो उसकी भी थोड़ी बात आज आप कर लेनी चाहिए। बहुत जरूरी है। सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो ये हम अक्सर बात करते हैं, स्पेशली अपने हेल्थ सेगमेंट के अंदर, कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी रात की नींद। ये नहीं कि पूरा दिन की जो नींद होती है वो नहीं। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ना सिर्फ आपके मिजाज पर खुशगवार असर डालती है बल्कि आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, अगर आप वो नींद पूरी नहीं करेंगे ना तो वो भी पैदा हो जाएंगे। मुनासिब दौरानिये तक अगर आप नहीं सोएंगे तो आपके वजन के अंदर प्रॉब्लम होगी, आपके जहन के अंदर मसला होगा, दिल की सेहत जो है वो भी अफेक्ट होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको मुकम्मल नींद लेनी चाहिए। और अगर आप मुकम्मल नींद नहीं लेते हैं तो इसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्या क्या नुकसान उसके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं और उन मसाइल से निपटा कैसे जा सकता है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राबिया हैं, इनकी ज़रा मदद ले लेते हैं। अमूमी तौर पे अब तो वैसे कुछ हद तक ना एक ट्रेंड सा भी बन गया है, लोग कहते हैं मुझे इंसोम्निया है, ऐसे कह देते हैं।
ये मॉडर्न, मुझे लगता है मॉडर्न बीमारियां, ये इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन की भी लोग अक्सर बात करते हैं नए लोगों से ऐसा कह के, लेकिन होता भी है कुछ लोगों को। राबे से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम लोगों के अंदर आने वाली सिम्टम्स के बाद बीमारी की बात करें, हम सबसे पहले इस बीमारी को डिफाइन करते हैं, इस फिनोमिनन को डिफाइन करते हैं, दी इंसोम्निया, व्हाट इट इज़, ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या है ये? ये देखें, इंसोम्निया बेसिकली एक बहुत कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ना सिर्फ उसका दौरानिया बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को इनिशियल इंसोम्निया होता है कि रात में जब आप सोने जाते हैं एकदम से नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को दौरान नींद आपकी आंख बार बार खुलती है और डिस्टर्बेंस होती है, और कुछ लोगों को टर्मिनल इंसोम्निया होता है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे जल्दी आंख खुल जाती है मॉर्निंग के टाइम और बड़ा अनरिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, और वैसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई और साथ में साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता, सिर्फ इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, उनको प्राइमरी इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्लीप साइकिल जो है ना वो इस तरह से होता है कि रात को पूरा जागते हैं, दिन में फिर सो जाते हैं, ठीक है जी जी। उन्होंने नींद अपनी पूरी कर ली, लेकिन जो लोग रात को भी नहीं सो पाते और सुबह उठ के भी नहीं सो पाते, क्या इसको हम इंसोम्निया समझेंगे या वो भी इंसोम्निया की कैटेगरी में ही आएगा? देखिए, एक अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखी है जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को अडेप्ट करते हैं तो फिर तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। उसमें ऐसे है कि जब आप रात के 8 से 9 बजे का टाइम शुरू होता है तो आपके दिमाग में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, उसकी सिक्रेशन शुरू होती है, और अगर आप उसको यूटिलाइज करें और 9-10 बजे के दौरान सो जाएं और वो सुबह के टाइम जब आपका यूजुअली सनराइज़ का टाइम होता है 6 से 7 बजे के टाइम उठें तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल फंक्शन करता है। लेकिन अगर हम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो उसकी वजह से बहुत सारे इशूज़, जिस तरह कि आपने पहले बोला कि कार्डियक इशूज़ हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, डिप्रेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम भी है जिसके बाद इंसोम्निया कॉज हो सकता है, या फिर नहीं इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी ज़हनी सेहत के साथ ही है? यानी कि फिजिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो ट्रिगर करती है इसको? जी, उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो आपके इंसोम्निया को ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल के ऐसे हैबिट्स होती हैं, जिस तरह से कुछ लोग कैफ़ीन का इंटेक जो है वो रात में बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके अलावा स्मोकिंग, एग्जैक्टली, सब्सटेंस अब्यूज़। इसके अलावा कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिस तरह से डायबिटीज़ है, कार्डियक इश्यूज़ हैं। मेल्स में अक्सर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है जिसकी वजह से उनको रात में बार बार उठने की ज़रूरत पड़ती है और उससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। अच्छा, ये जो स्क्रीन्स हैं, हमारे मोबाइल्स हैं, इन्होंने कितना ज़्यादा इफेक्ट किया? मुझे लगता है क्योंकि हर इंसान ना रात को जब लेटता है सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल होता है, देख ले दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बाद जाके सोएंगे। इसने कितना इफेक्ट किया? जी जी, देखिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहीं पे उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं कि इसके साथ ब्लू लाइट इमिशन होती है, अक्सर इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है, और उसके लिए कुछ लोग फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग ग्लासेस स्पेशल होती हैं ब्लू लाइट्स के लिए, और ये स्पेशली जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके साथ अगर आप स्टडीज़ में यही बताया गया है कि अगर आप एटलीस्ट 1 घंटा पहले सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल का यूज़ ऑफ कर दें तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है, वरना आप उससे बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपको नींद नहीं आती। बहुत लंबे अरसे तक इंसोम्निया अगर आपको रहता है तो क्या हो सकता है इंसानी बॉडी के साथ, क्या क्या हो सकता है? वैसे तो हमने बताया कि कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, इसके अलावा ये मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं जो नहीं सोते हैं ना वक्त के ऊपर, कि कितना ज़रूरी है सोना। तो उनमें नाज़रीन में हम भी शामिल हैं। देखिए, इंसोम्निया में वही वाली चीज़ें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बायोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं आपकी बॉडी के साथ, आपके ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है और उसकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एक तो ये कि उससे कॉर्टिसोल की जो फंक्शनिंग, एक और हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिसोल, जो कि आपकी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और उसके बहुत सारे, अगर उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाए तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके साथ कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लोग जो आपके पास आते हैं मसाइल लेकर, अगर मैं 3, 4, 5 कॉमन मसाइल आपसे पूछूं कि वो लोग लेकर आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब, और ज़्यादा क्या ख़वातीन आती हैं इस मसले के साथ या हज़रात आते हैं? मेरे ख्याल में तो आजकल जो ज़्यादा इंसोम्निया कॉमन है वो हमारी यंग एज ग्रुप में है, जो एडोलेसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे असाइनमेंट्स, टास्क, एग्जाम्स, इनकी टेंशन होती है और प्रेशर होता है एग्जैक्टली, और वो उसकी वजह से अपनी रात की नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दिन में तो वो बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर लेते हैं और रात में भी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। ये ज़्यादा आजकल। अच्छा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन की जो आपने बात की ना, मैंने पढ़ा था कहीं पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये ख़वातीन के अंदर ज़्यादा
होता है और ख़वातीन को ओबीस भी ये करता है। तो अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं रात की तो इसका मतलब है कि ख़वातीन को ज़्यादा ये डैमेज कर सकता है उनकी बॉडी को। जी जी बिल्कुल, ख़वातीन में इंसोम्निया का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इफेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं। और वैसे भी अदरवाइज़ भी ख़वातीन काफ़ी सारी लाइफ में चेंजेस से गुजरती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस से, जिससे उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं, गए और एक दो, अब तो हमारे तो हाँ आपको पता ही, आप फार्मेसी पे जाएं आपको मुश्किल से मुश्किल दवाई भी आसानी से मिल जाती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी अनफॉर्चुनेटली मिल जाती है। तो लोग खुद से फिर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जैसे सुकून आवर अद्वियात और इस तरह की, और वो फिर एक क्या कहना चाहिए हैबिट की सी सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इस पर बताइए सेल्फ मेडिकेशन इसकी, और क्या आप लोग सबसे पहले मेडिकेशन पे ही फ़ौरन ऐसे पेशेंट को लेके जाते हैं या फिर नहीं, देयर आर सर्टेन थेरेपीज और प्रैक्टिसेस दैट यू गाइस सजेस्ट कि आप पहले ये करें? जी अनफॉर्चुनेटली पहले ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन थी, लेकिन अब काफ़ी सारी फार्मेसीज़ में ये चीज़ फॉलो की जाती है कि ओवर द काउंटर वो ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, मतलब विदाउट साइकेट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी मेडिसिन नहीं देते। जिस तरह से आपने बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल विदाउट मेडिकेशंस हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जिसमें स्लीप हाइजीन है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप हाइजीन है कि आप अपनी एक स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करें, रोज़ाना सोने के और रोज़ाना जागने के एक ही कंसिस्टेंट औकात फॉलो करें। मतलब अगर रात में आप 10 बजे सो रहे हैं तो यही कोशिश करें कि रोजाना आप 10 से 11 के दरमियान में सो रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन आप 4 बजे सो रहे हैं या वीकेंड्स पे आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, तो उसी को फॉलो करें। और मॉर्निंग में जागने का भी एक कंसिस्टेंट टाइम रखें, और अगर वो आप फॉलो नहीं कर सकते तो उसके लिए आप अलार्म्स या रिमाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, वर्जिश वो बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छी स्लीप के लिए। तो ये वाली चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करें तो फिर आपको मेडिकेशन पे जाने की जरूरत। एक और बड़ा अहम नुकता है वो जो थोड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, हमारी वालदाएं हैं, उनके साथ ये मसला होता है कि जी एक दफ़ा आंख खुल गई फिर नींद नहीं आती। कुछ लोगों की नींद बड़ी, जिसे कहते हैं ना नाजुक, कच्ची नींद कहा जाता है, कच्ची नींद कहा जाता है। मेरे जैसे लोग तो जंग लगी रहे तो सोए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कच्ची नींद, कुछ ज़रा सा हुआ तो वो जागे और फिर कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। क्या ये भी किसी टाइप की बीमारी ही है या साइकोलॉजिकल कोई है, क्या है ये? देखिए उस पर देखना पड़ता है कि साथ में कोई और इश्यूज तो नहीं चल रहे हैं, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लिया हुआ उन्होंने, किसी दिन में कोई हुई ऐसी चीज़ हुई है जिसका उनको रात में आई थिंक आवर मदर्स आर प्रो टू टेक स्ट्रेस एंड ऑल। एग्जैक्टली। इसके अलावा मुझे लगता है स्ट्रेस में क्या होगा। इसके अलावा वाटर इनटेक भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिन भर में वाटर इनटेक नहीं है, डिहाइड्रेशन है, या आपने रात में खाना सही से नहीं खाया, ऑल्दो कि खाना भी ज़रूरी है लेकिन कम अमाउंट में, और एटलीस्ट उसका खाने का और रात के सोने का 2 घंटे का गैप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पूछने लगा। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है निम्रा, उनसे ज़रा जान लेते हैं। निम्रा जी बताइएगा कैसी हैं आप, सवाल आपका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम निम्रा, वी कैन हियर यू, थैंक यू फॉर योर कॉल। प्लीज पूछिए क्या पूछना चाहती हैं निम्रा? जी मैंने पूछना था कि मैं 16 साल की हूँ और इस वक्त मैं मैट्रिक कर रही हूँ, ठीक है? तो मुझे रात को नींद नहीं आती और मुझे डर लगता है। ठीक है जी। निम्रा को डर भी लगता है। हॉरर फिल्में ना देखा करो बेटा। डॉक्टर साहब देखिए डर जो उन्होंने कहा है कि 30 सेकंड्स टू रैप अप, ये काफ़ी वेग सी टर्म है, इसको मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि कोई उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, और एंजाइटी की वजह से तो नींद का प्रॉब्लम नहीं। तो विल सजेस्ट निम्रा के साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, एक दफा मिल लें। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई मसला नहीं है, इसको नॉर्मल करें, इनसे मिला करें, ये आपको हेल्प करेंगे। वेरी मच राबिया, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, आपने अहम मौज़ूआत पे बात की। क्विक ब्रेक लीजिए और वापस आइए हम यहीं पे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम अपने इस शो के अंदर क्रिकेट की बात ना करें, और जब चल रहा हो क्रिकेट का सीज़न और क्रिकेट में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने पहले तो वनडे सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश किया है उनके होम ग्राउंड पर जाकर, और अब टेस्ट सीरीज़ जो है वो जीतने के लिए भी पुरज़्म है। ताहम सेंचुरियन में जो खेला गया ना टेस्ट पहला दिन, कल की बैटिंग से लगा पाकिस्तान पूरा, मैं उधर ही आ रही हूँ। पहला दिन जो था ना उसमें बैटिंग लाइन, तुमको पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ, जो हमेशा होता है, कुछ नया तो नहीं हो, लड़खड़ाहट जब ज्यादा होती है। लेकिन आयशा जब क्रिकेट के बारे में पॉजिटिव बात करती है ना, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये उन फैंस में से है जो बेचारे, मैं भी उन्हीं में से हूँ समहाउ, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की गहराइयों में चले जाते हैं ना जो उन फैंस में से, तो ऑब्वियसली हमें दुख होता है। मैं मॉडरेट रहती हूँ। अच्छा, मैं नहीं बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लगाती, वेरी टची अबाउट क्रिकेट, क्योंकि मुझे पता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये बहुत ज्यादा। तो खैर थोड़ा सा आपको स्टैट्स बता देते हैं। 211 रन पर आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम। शान मसूद साहब 17, सलमान आगा साहब 18, आमिर जमाल 28,
सीरीज़ और वनडे सीरीज़ की हीरो जो साइम अयूब है उसे 14 रन बना पाए। इसी तरह बाबर आजम का भी नहीं चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने जब खेला तो बेहतर खेला। उनके जो ओपनर है मार्करम वो अभी तक मौजूद हैं स्क्रीन के ऊपर, क्रीज के ऊपर, और 47 स्कोर उन्होंने कर लिया हुआ है। 70 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। 9 चौके भी लगाए उन्होंने। दैट टेल्स के उनका मूड कुछ खास खराब नहीं है पाकिस्तान को लेकर, अच्छे मूड में हो। अच्छा, तो बाबर आजम ने 4000 रन मुकम्मल कर लिए। रिकॉर्ड बताएं बाबर साहब, 4 रन बनाए जा रहे हैं। 4 रन बनाए और 4000 रन मुकम्मल करिए। इस तरह वनडे, T20 और टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल करने वाले दुनिया के तीसरे और पाकिस्तान के वाहिद बैटर बन गए। अच्छा, हमारी फील्ड में भी कहते हैं ना कि आप शुरू में मेहनत कर लें तो उसका फल आपको बाद में मिलेगा। बाबर ने शुरू में इतनी मेहनत कर ली है कि आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड्स की जरूरत में फल मिल रहा है, लेकिन पिछले बहुत अरसे से बैड पैच में। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका लास्ट भी जब हमने इंटरेक्शन मैंने और आयशा ने किया तो आप लोगों को बड़ा पसंद आया, बड़ा सोशल पे आया, उसका अच्छा लगा हमें। शायद वो डॉक्टर साहब वो जो स्पाइस ऐड करते हैं ना अपना, वो बुनियादी वजह है, या मे बी ऑफ कोर्स हिज एक्सपीरियंस बिकॉज यू ट्रस्ट व्हाट ही सेज। डॉक्टर साहब वेलकम, क्या हाल है? ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मॉर्निंग कैसी हुई आपकी? ओह, आज एक और शो करके आया हूँ, फिर गाड़ी में सोया हूँ। वाओ, दैट्स प्रीटी कूल। एक्चुअली आई एम। और रात को मैच देखा पूरा? देख रहे थे? ये कैसे हो सकता है? हाउ वाज इट? आपका मतलब है एनालिसिस मैच देखे बगैर करते नहीं होता ना समटाइम्स। अच्छा देखा, थोड़ी ओके नींद आ गई, सो गए। मैं तो बड़ा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो बड़ी रिलीजियसली मैंने फॉलो किए, और वो टेस्ट मैच था। फिर मैं एम आल्सो फॉलोइंग अफगानिस्तान जिम्बाब्वे। ओके ओके, दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे फॉलो? ऑब्वियसली बॉर्डर गवास्कर एंड पाकिस्तान का तो करना ही करना था। तो ये हालात ठीक है। कैसे कैसे आपने देखा बैटिंग जो हमारी हुई 2-1-1? देखो बात कामरान कुछ स्टे बिट, आई मीन लास्ट में जो हमने देखा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता था। बात बड़ी सिंपल सी है कि आपके 2018 से आप जो हैं वो कोई टेस्ट मैच नहीं जीते साउथ अफ्रीका में, और आप टोटल 15 टेस्ट मैच खेले हुए हैं इन साउथ अफ्रीका, एंड यू हैव वन ओनली 2। वन वाज 1997-8 इन डर्बन, जब राशिद कप्तान था, पर राशिद को कैप्टन तो आमिर सुहेल ने किया, एंड शुएब अख्तर गॉट दैट 5 for 40। ओके, और फिर 2007 में हम सेंट जॉर्ज में जीते थे, इंजमाम कप्तान था, एंड देयर आफ्टर वी हैव नेवर वन अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका। जहां आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में वी हैव नेवर वन अ टेस्ट मैच सिंस सिडनी 1995। माय गुडनेस। और 1999 के बाद कंप्लीट वाइट वॉशेस हुए हैं। नॉट ओनली दैट, हमने ड्रॉ भी नहीं किया। सो अभी आप कल अगर देखो तो जो सेंचुरियन है बेसिकली इट इज़ अ पैराडाइज एंड हेवन फॉर फास्ट बॉलर्स। सही, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने 227 आउट किए हुए हैं 23.22 की एवरेज से। अच्छा, स्पिनर्स ने सिर्फ 16 आउट किए हैं 60 की एवरेज से। पाकिस्तान के जितने भी आपके बैट्समैन हैं दे आर नॉट इक्वेटेड टू प्ले इन सीना कंट्रीज। और अगर आप इंडिया को देखो, वो पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया उनसे नहीं जीता। ठीक है, ठीक है। रीज़न क्या है? एक तो हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत लाइटली लेते हैं और उसको हम समझते हैं एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और हमने कभी फोकस ही नहीं किया। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, एंड प्लस आप देखोगे कैलेंडर जैसे बनते हैं, प्राय नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि उसमें ग्लैमर नहीं है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। एक सेकेंडली आपकी पिचेस कभी भी डेवलप नहीं हुई और किसी ने काम करने की कोशिश नहीं की। तीसरा आपका प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट अब प्रोफेशनल हो गई है, इवन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और आपके यहाँ अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री करके इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाते हैं। ठीक हो गया। आपके लॉयर जो हैं वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे 6-7 साल, जी जी, जो कि आपके लीगल विंग के हैं। वो तो आप किसी भी इदारे को उठाएंगे तो माशाल्लाह दास्तानें मिलेंगी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, अभी अभी ऑफ एयर डॉक्टर साहब ने बताया कि साउथ अफ्रीका बेसिकली अपनी विकेट्स के ऊपर काम कर रहा है, और उसका जो नेचर है वो सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स जैसा करना चाह रहा है। लेकिन हम अपनी विकेट्स को कहते हैं कि हम ड्रॉप इन ले आए, हम तब्दील कर ले, बाउंसी विकेट्स चाहिए, उनको हमारे वाली चाहिए। ये क्या हो रहा है? देखें बात सुने, अब ना एक होता है सॉइल एनालिसिस, उसके बाद कंप्लीट आपका वेदर को अंडरस्टैंड किया जाता है, और फिर देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया ने क्यों अपनी जो क्लासी फास्टेस्ट पिचेस थी वो ख़त्म करके वो ड्रॉप इन पे आए 2-3 वेन्यू पे। ये भी ड्रॉप इन पे ही हो रहा है। अच्छा, उसका रीज़न ये था कि उन्होंने क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग 1997 के बाद दे डिड नॉट वांट कि लो स्कोरिंग गेम्स हों। सही है। और दे वांटेड कि कंपेटिटिव गेम्स हों, और वो जो एक एज होता था कि इन ऑस्ट्रेलिया कोई भी सोच नहीं सकता था कि जीते उनसे। तो एक तो ये रीज़न था। अभी आपने मुझे बात की कि ये आपने हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। यार हमारे यहाँ कट फॉर रोल लोग नहीं हैं। आपके पास अब कहीं जाके आपने क्यूरेटर बुलाया, लेकिन आपके पास लैब नहीं है। आफ्टर दैट पिंडी टेस्ट आई बिलीव। हाँ, और आपके पास सॉइल एनालिसिस की लैब नहीं है, और क्यूरेटर बुला के आपने जो 2 टेस्ट जीते हैं वो आकिब जवेद से 11 बनवा के जीते हैं। सो अगेन टू जस्ट टू विन
कि आप इतने प्रेशर फॉर्मूला में तो थे। आकिब का चला है ना, जो पहले चला तो है, लेकिन किया दैट वाज नॉट द वे टू विन अ टेस्ट मैच। ऑफ कोर्स, ठीक है, तो उसका इनाम भी अभी शायद आप मिल उसके गया बाद उनको। में लॉन्ग टर्म आप कैसे डेवलप, ऐसी पिचेस में Competitiveness नहीं आई। कैसे डेवलप You're right, करेंगे। ठीक है। फिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे आ गई और गेम क्योंकि प्रोफेशनल हो गई, ट्रांसेंड कर गई, तो आपके जो लड़के इवन आपके बेस्ट बैट्समैन होते थे अगेंस्ट स्पिनर्स, अब आपसे स्पिनर नहीं खेला जाता। ठीक है, पीछे का गेंद आप खेल नहीं सकते। ठीक है, 145 से ऊपर आए आप खेल नहीं सकते क्योंकि फोकस T20 है, और जो आपकी फर्स्ट क्लास है 4-5 दिन की, वो आप खेलते नहीं कोई हैं। प्लान में है आगे जाके? कोई प्लान में नहीं, अनफॉर्चुनेट है। हम चली जा रहे हैं कमर्शियल और अपनी बस सुर्खियाँ लग जाएं। अभी आप ये जो टेस्ट मैच देखोगे, शान मसूद इज अ वेरी गुड प्लेयर। अच्छा, टेस्ट मैचेस की वो पिचेस नहीं है जो हमें वनडे में मिली हैं। सही है। टेस्ट मैच की ये सेंचुरियन ही की पिच है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हमारे बॉलर्स को लेंथ नहीं आती। कल उसने अच्छे गेंद किए हैं, वो जो लड़का है खुरम शहजाद, और अब्बास हैज लॉस्ट हिज पेस, बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है तो उसकी भी ठीक थी। नसीम थोड़ा बैक ऑफ लेंथ नजर आया जिसको आगे करना है। अब आपके साथ क्या हुआ है, सारे स्लिप मार रहे थे क्योंकि आप लेट जाते हो, आप पैरेलल मूवमेंट करते हो, पीछे के गेंद से आप घबराते हो। आपने भी कमरान गुलाम की बात की, उसने 50 कर दिया, बट देन यू चोज दैट रिडिकुलस स्ट्रोक शॉट सिलेक्शन। व्हाई? दैट वाज नॉट नीडेड। क्योंकि टेस्ट मैच में सिचुएशनली आपको एक पेशेंस चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए। अच्छा, ये जो आपने खामियां जिनकी बात की है, ये यूजुअली जो डिफरेंट टीम्स हैं वो या तो दूसरे मुल्कों में जाके खेल के दूर करती हैं अपनी सीरीज़ के अंदर, या फिर पाकिस्तान या अपने मुल्क के अंदर उन प्लेयर्स को बुला के मुख्तलिफ लीग्स की सूरत में। हमारी लीग्स में प्लेयर तो बाहर से आते हैं, लेकिन मोस्टली हम फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग को लेकर अपने बॉलर्स पे रिलाई करते हैं। जितनी हमारी हम देख लें, जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं यूजुअली, तो वो पीछे गेंद करने का फिनोमिनन 145 से ऊपर का अब हमारे अपने ही जब हकीम हैं तो फिर हम वो तो वही पक्की बनाएंगे ना जो हम पे चल ही नहीं रही। एब्सोल्युटली। एक तो ये रीजन है, दूसरा आपकी पिचेस है, ठीक है, और तीसरा आपका फोकस है कि फर्स्ट क्लास से हट गया। अगेन इंसेंटिव जो है क्रिकेटर्स को, वो लीग क्रिकेट खेल के पैसे मिलते हैं। ठीक। अब हारिस रऊफ जो है, he would have been a devastating fast bowler in test matches in South Africa और in Australia, लेकिन क्योंकि वो 7 फर्स्ट क्लास खेला हुआ, वो फर्स्ट क्लास खेलना ही नहीं चाहता। तो ये एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अभी कल आपकी बैटिंग में वो 81 रन पार्टनरशिप ना, और रिजवान की और कमरान की, यू आर गॉन। यस, ठीक है। आज बॉस 4 आउट कर गया, विकेट ऑन द फर्स्ट बॉल इन टेस्ट मैच क्रिकेट, द 25th to do so। वो लड़का जो है इनका पेटरसन, वो बस छोटे छोटी स्विंग करके आपको आउट किया। अभी आपको एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सेकंड डे पिच बेहतर होती है, फर्स्ट डे थोड़ा होल्ड करती है। ओके, ठीक है। अब सेकंड डे अगर बेहतर हो गई और मार्करम, अच्छा अभी आपने मेरे से ऑफ द कैमरा बात की थी कि जी हम तो वनडे 3-0 उनको मार दिया हमने। नंबर 1 वाज पिचेस, नंबर 2 उनकी टॉप ऑर्डर रन्स नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 3 अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक था उनके पास ऑनरिक क्लासन जो रन्स कर रहा था, और रैली अराउंड मिलर भी नहीं कर पाया। और 4 आपकी, हाँ वहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा कि हर मैच में आपका एक अलग मैच विनर था अदर देन साइम अयूब। शुक्र है आपने क्रेडिट दिया। ऑफ कोर्स मैं दूंगा, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें नजर आई। एक तो इब्रार आपकी डिस्कवरी है, और वो भी रिफ्लेक्ट करता है आपके क्रिकेट मैनेजमेंट पे कि जो बंदा वाइट बॉल 4 साल पहले खेलना चाहिए था उसको आप लेके आए। उसको पहले 3 ओवर में 23 पड़ी थी पहले मैच में, और टोटल उसने 32 रन दिए थे अपने कोट ऑफ 10 ओवर्स में। सलमान आगा, आई पर्सनली फील T20 का तो वो इररिलेवेंट क्रिकेटर है, लेकिन वनडे में उसकी डेप्थ बहुत है। उसने 4 आउट कर दिए, अगले में शाहीन ने आउट रन्स भी कर रहा था, अगले में सुफियान मुकीम। वहाँ पे शुक्र है रिजवान ने कैप्टनसी अच्छी की कि ऑनरे क्लासन के होते हुए काफ़ी मार पड़ी थी। T20 में रन्स कंसीड किए हुए थे सुफियान ने, यहाँ पे भी अगर वो उसको ओवर ना आगे देता तो वो बाहर हो जाता। उसने उसको अच्छी कैप्टनसी की। सो आई पर्सनली फील वेरी वेल लेड पाकिस्तान इन वाइट बॉल। अब टेस्ट मैच में आपने देखना है, अगेन प्रॉब्लम शान का यही है कि वो कंफ्यूज है, इनडिसाइसिव है कि उसने अटैक करना है या उसने डिफेंस करना है। बाबर के बारे में बात करें। हाँ। संगे मिल उन्होंने कर लिया, 4000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। देखें बाबर, उनको क्रेडिट दे देंगे? नहीं, देखें बाबर आपका एक जनरेशनल टैलेंट है। बाबर इस कंटेम्प्रेरी टीम में भी एक तरफ है और बाकी एक तरफ है। प्रॉब्लम क्या है, ये मैनेजमेंट, अभी मैं बात कर रहा था कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज होती हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की। आपने बाबर को क्या कोशिश की है कि उसके ककून को तोड़ के अंदर देखेंगे प्रॉब्लम क्या है? कि एक बंदा जो इतना हाई ऑन स्किल है, अभी भी वो एक आधी ड्राइव मारता है, आपको लग समझ आ जाती है। वो वल्नरेबल क्यों हुआ हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। आज से 2-3 साल पहले वो अगर किसी के अगेंस्ट कोई उसमें वीकनेस नज़र आती थी, ही यूज्ड टू गेट बैक टू द नेट्स
उसको ठीक करता था, वापस आता था, क्योंकि प्योर, अभी आप कहेंगे रिकॉर्ड्स इसलिए आ रहे थे कि प्योर उसका फोकस क्रिकेट था। हमें याद है ईद वाले दिन भी वो कर रहे होते थे, उनकी वीडियो फिर आपने उसको आउट ऑफ नोवेयर, वो कप्तानी डिजर्व नहीं करता था जी, उसने कभी की नहीं हुई थी, आपने कप्तान बना दिया। फिर उसको जब इंडिविजुअल सक्सेस मिली तो पावर सेंट्रिक हो गए, बोर्ड आपका वीक था तब। उसके बाद बोर्ड ने रियलाइज़ किया कि यार ये प्लेयर ज़्यादा पावरफुल हो गए, आपने इनकी यूनिटी को तोड़ दिया, आपने बाबर और रिजवान को रेस्ट करवा के शादाब को कप्तान बना के भेज दिया, सेंसलेस चीज़ थी। वहाँ से सारे इनसिक्योर हो गए। फिर आपकी ये जो फ्रेंचाइजेज हैं और आपकी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है, इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट। तो ट्रेन करने की किसको जरूरत है, क्रिकेटर्स को या फिर मैनेजमेंट? और बाबर का प्रॉब्लम क्या हो गया, वो इतना स्ट्रेस में आ गया, फोकस हट गया, उसने कुछ ऐसी हरकतें की जो प्लेयर्स डिजर्व करते थे उनको बाहर बैठाया, अपनी सेफ्टी के लिए अपने जिन लाइक माइंडेड थे उनको अंदर रखा, डिस्पाइट कि वो नहीं डिजर्व करते थे कि वो खेलें। तो उससे आपकी बैलेंस भी टीम का खत्म हो गया। इसकी अच्छा फिर ये विशेष साइकिल, दोस्ती यारी विशेष साइकिल होता है। और फिर बड़े ये जो फिनोमिनल मॉड्यूल वाले हैं ना, विराट के साथ भी प्रॉब्लम आया हुआ है। ये फिनोमिनल मॉड्यूल वाले जो है ना, ये आधा 1.5 नैनो सेकंड जल्दी खेलते हैं, ठीक है, और ये हेड गेज एंगल पे खेलते हैं, इनको गेंद नजर नहीं आता, ये अपनी परसेप्शन पे खेलते हैं। तो जिस वक्त आप मेंटली आउट होते हैं तो आपकी मसल मेमोरी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्पैक्ट करती है, आप स्टिफ हो जाते हैं। जरा सा आप स्टिफ हुए तो आप गए, और ये बजाय आगे जाने के ये इस तरफ जा रहे हैं, तो इनको ऑफ स्टंप का नहीं पता, और ये जहाँ पे थोड़ा सा गेंद बाहर निकलता है ये आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से इनके प्रॉब्लम इंटरनल है। तो क्या करें, बाबर को ब्रेक दे दिया जाए? टीम के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जी अगर टीम के साथ ना भी हो, बट हाई क्लास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब बाबर फिर खुद क्या करे, उसको खुद भी तो पता है कि उसकी गेम कहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा ब्रेक ले ले। खुद वो क्या कर सकता है, ब्रेक लेके इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। आपने उसको 2 टेस्ट नहीं खिलाए, वो जो कि एक जुल्म था। अच्छा, रन्स नहीं होंगे तो और प्रेशर में आएगा। वनडे में जहाँ पे उसको कंफर्ट जोन मिली, क्योंकि फील्ड में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पिचेस बहुत आइडियल होती हैं, वहाँ पे उसने रन्स कर दिए, बैक टू बैक 50 कर दिए, ठीक है। लेकिन अभी टेस्ट मैचेस में ही नीड समवन जो उसको ये चीज़ें बताए कि यार you should not be uncertain about your place on the team. Who can be that someone? Chairman cricket board? Maybe. लेकिन अगेन प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए ना। चेयरमैन तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। प्रोफेशनल से ज्यादा हमारे यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनसिक्योरिटीज ही होती है प्लेयर्स को, और मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, चाहे वो बाबर आजम ही क्यों नहीं है। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि साउथ अफ्रीका में अगर शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाना और पाकिस्तान में उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका में करनी है और पाकिस्तान में खिलाना है, तो यार दिस इज सेंसलेस। अच्छा, अभी आपकी बॉलिंग जो है अल्लाह करे कि वो खोरम आउट कर दे, वरना आप देखिएगा आप होता क्या। आज क्या देखते हैं आप सेकंड डे में, आपको क्या नजर आ रहा है, पिक्चर क्या नजर आ रहा है? ओके, एडन मार्करम जो है ना उनके टॉप ऑर्डर पे देखिए, जोरजी वगैरह जो है ना वो फ्लैशी हैं, उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300 है, ट्रिस्टन स्टब्स का भी है, लेकिन एडन मार्करम और वेंडरसन वो बैट्समैन है, और ताबा बबूमा इन टेस्ट मैच बबूमा ने अपने आप को नीचे किया स्टेबलाइज करने के लिए मिडिल ऑर्डर को, 5 में पे उनका विकेट कीपर है काइल वरियन, अमेजिंग बैट्समैन, 600 हो गए उसके टेस्ट में। तो आप कह रहे हैं नीचे डेप्थ है। हाँ, और एडन मार्करम का प्रॉब्लम ये है कि वो एक उसने न्यू ईयर टेस्ट में 100 किया था 2024 जनवरी में, और 250 अभी श्रीलंका के अगेंस्ट किए हैं। ठीक है, टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म इन वाइट बॉल क्रिकेट, कप्तान है वो T20 में 30 नहीं किया 30 मैचों में, 150 से 18 वनडेज में, सो उसको हम फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ओके, और अगर वो रन्स कर गया और वन डोसन आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। सलमान आगर टेस्ट मैच आवर स्ट्रेटजी फॉर टुडे, आई मीन व्हाट शुड वी डू? अभी तक हमने तीनों पेसर्स चलाए, आपको एक तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सी लेंथ पे गेंद करना है। इधर थोड़ा आगे करना पड़ता है, रिगार्डलेस आपको 2-4 ड्राइवें पड़ जाएं, आगे करेंगे तो आउट करेंगे ना, स्लिप कॉर्डन में बाउंस होता है। एक तो ये है, दूसरा परसिस्टेंस आपको चाहिए, तीसरा एग्रेसिव कैप्टनसी चाहिए जो कहीं से भी नजर नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? शान कोई उम्मीद नहीं है। शान अगेन इज नॉट अ नेचुरल कैप्टन, ठीक है, तो रिजवान हैज दैट। रिजवान तो बल्कि उसमें लीडरशिप भी और टेक्निकल स्ट्रेटेजिक वो एटलीस्ट वो रिस्क लेता है, वो लेता है और फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो आपके ख्याल में शान को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, मुस्तकबिल करीब में होते नजर आते हैं। और बाकी शान अपने आप को चेंज करते हैं। शान इज एन एजुकेटेड पर्सन, बट आई थिंक इट्स टू लेट इन लाइफ, ही इज ऑलमोस्ट 35-36। तो वो अगेन आपने उसको कप्तान तो बना दिया, कप्तान का क्राइटेरिया क्या था उसको बनाने का, तो ये आपको देखना पड़ेगा ना। Why not रिजवान बुला के बना दिया। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थोड़ी सी जरा बात कर लें। लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी वही हुआ है, फ्यूजन फार्मूला, तो क्या देख रहे हैं? ये तो मान ली पाकिस्तान ने, इंडिया मानेगा
आगे जाके इंडिया मान गया, इट इज डन। ओके, लेट मी क्लैरिफाई, इन राइटिंग ले लिए। लेट मी क्लैरिफाई, आईसीसी के 12 बोर्ड मेंबर्स हैं, जिनमें एक जे शाह हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं बीइंग द चेयर, और 3 एसोसिएट्स हैं, और आपके बल्कि 16 बोर्ड मेंबर्स हैं, 12 तो आपके फुल मेंबर्स हैं। उन्होंने सारों ने अप्रूव किया है। उसमें एशियन ब्लॉक ने, जो कि बड़ा कमाल हुआ है, इसमें भी ये गेम है, वो कमाल ये हुआ है कि बांग्लादेश एंड श्रीलंका और अफगानिस्तान ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। अच्छा, जो बाहर के थे जितने भी कंट्रीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उन्होंने वीटो नहीं किया। ठीक, दिस मीन्स उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, खामोशी भी अच्छा, हिमायत है। अब रीज़न क्या है कि ये ना बीसीसीआई जीता है, ना पीसीबी जीता है, ना आईसीसी जीता है, ये ब्रॉडकास्टर जीता है। अच्छा, अब ब्रॉडकास्टर ने उनको ये कहा है कि आपने हमें महंगे राइट्स भेज दिए थे, एक्सपेंस आपने यूएस वेस्ट इंडीज़ में करवा के हमें मरवा दिया, तो हम रीनेगोशिएट करेंगे अगस्त 25 में, और हमें इंडिया पाकिस्तान के 2 से 3 यूनिट्स चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा है, क्योंकि जो स्टार है, स्टार डिज्नी, वो ख़रीद लिया है वाईकॉम 18 ने, अंबानी ने, रिलायंस ने। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाईजान हमें ना सिर्फ ये चाहिए, हमें एक आउटसाइड एशिया कप, एक और ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर, हाँ मैं वही पूछने लगा था, उसका क्या बना? वो बन गया। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसीजन लेगा। उसमें से जो है 45% ईच शेयर जो है वो दोनों इंडिया पाकिस्तान को मिलेगा। टू रिकम्पेंस फॉर व्हाट? इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा। अच्छा, फिर एक और कन्फ्यूजन डाली हुई थी इंडियन मीडिया ने कि जी फाइनल जो है वो इंडिया नहीं माना 2026 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के। नो, माना है। अगर पाकिस्तान खेलेगा फाइनल तो दे विल नॉट गो टू इंडिया एंड प्ले। वही फार्मूला है। अच्छा, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, मैं जरा लाहौरियों के बिहाफ पे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बड़ा ऑब्वियसली इतना बड़ा टूर्नामेंट बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में हो रहा है, और वी रिमेंबर 1996 का फाइनल हुआ था आई बिलीव, जो कि श्रीलंका विन किया था। तो लाहौरी वेट करते हैं कितना बड़ा कोई मैच हो, और ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट आ गया था। अब अगर इंडिया पहुंच जाता है तो ऑफकोर्स फिर लाहौर उससे महरूम हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के शायकीन के ऊपर? इतना तरसे हम लाइव क्रिकेट देखने को, बड़े मैचेस हमसे फिर चले जाएंगे। जो शायकीन है ना वो अब इम्यून हो गए। वो जो पीरियड था ना मार्च 2009 से लेकर 2015 तक, जो कंप्लीट क्रिकेटिंग आइसोलेशन थी। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली आपके ब्रांड्स नहीं अब रहे। क्रिकेट के जो स्टार्स हैं ना वो अट्रैक्ट करते थे। तो अभी आपको क्रिकेट सेवी और जो हैं ये क्रिकेट लिटरेट लोग तो नजर आएंगे, जो कि मिस करेंगे इस चीज़ को कि पाकिस्तान में आइकॉनिक फाइनल होना चाहिए। और वो बाकी रज़मटाज है, वो खुश हो जाएंगे जो बाकी 8-10 मैच यहाँ पे उनको मिलेंगे, क्योंकि वो क्रिकेट पैशनेट लोग हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। सो आपने अपना ये जो है ना फैन बेस भी तबाह कर दी है। आपने ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ना प्रॉपर मार्केटिंग आप करते हैं, ना डोमेस्टिक क्रिकेट को मार्केट करते हैं, और आप अनफॉर्चुनेटली एक डिस्कनेक्ट है। और प्लेयर्स को सेकेंडरी समझा जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने फायदों को देख रहे होते हैं और अपने को प्रायोरिटाइज। हाँ, लेकिन इसका ओवरऑल जो क्रिकेट का माहौल है, जैसे लाहौर, कराची में तो खैर लोगों ने आना भी छोड़ दिया था ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रीजन था। लेकिन जब एक मुल्क के अंदर या शहर के अंदर क्रिकेट होती है, जैसे अब IPL होता है और मुख्तलिफ शहरों में भारत के होता है, तो मुझे लगता है फिर बाबर जैसे जो बॉल पिकर्स बच्चे होते हैं वो फिर सुपरस्टार्स बनते हैं। बहुत अच्छी बात, वो एक एटमॉस्फेयर बनता है ना उससे। एब्सोल्युटली, बहुत ही डीप बात की आपने। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि IPL जो है वो सिटी के नाम पे होता है या रीजन के नाम पे होता है। ठीक है। तो आपका नेशनल जो होता है ना, प्रोविंशियल नेशनल पेट्रियोटिज्म में कनेक्ट करना चाहिए। मेरा बच्चा जो है वो कनेक्ट करे कि यार पिंडी की टीम खेल रही है और मैं रावलपिंडी में हूँ और मैं पिंडी से बिलोंग करता हूँ, मैं एसोसिएट करे अपने आप को, तो फिर फैन अट्रैक्ट होगा ना। मुझे क्या लगेगा यार ये हबीब बैंक खेल रहा है और ये नेशनल बैंक खेल रहा है, तो व्हाट गुड इज दैट? फिर आपको किसी को पता ही नहीं होता कि फर्स्ट क्लास होना कब है, T20 होना कब है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसके मुखालिफ थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट के, वो तो नहीं, तो आप वो हॉल ऑफ फेम, तो आप खमियाजा भुगत रहे हैं ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डिटेल्स बात हो गई, थैंक यू। आज अपने थोड़ा वक्त से ज्यादा, हमने कहा डॉक्टर साहब हाथ आके जरा बात कर लें सारे मौजूदात पे। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि पिच आज पहले से बेहतर बिहेव करने वाली है, हमें बॉल्स को थोड़ा सा रिस्क के बावजूद आगे करना पड़ेगा, हमारे पेसर्स को विजिलेंट होना पड़ेगा, एंड मोस्ट ऑफ ऑल शान मसूद साहब को थोड़ा सा एग्रेसिव कैप्टेंसी करनी पड़ेगी, तो उसके बाद रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं। एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक न्यूज़ अपडेट थे, और उससे पहले हम बात कर रहे थे OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और तब्दीली जो आ रही है एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर, बाकी सारी फील्ड्स की तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया जो है वो भी जो डिफरेंट मीडियम्स हैं, लाइक सिनेमा हो गया, TV हो गया, उससे आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ। तो उसके लिए हमने बात करनी है जिन्होंने स्टेप लिया है इसकी तरफ,
हमारे साथ वैसे एक तो मौजूद मैं हैं। सभी आर्टिस्ट को कुछ ना कुछ क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि अपने अपने तक सभी एफर्ट करें, लेकिन एक होता है ना कि आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें और फिर लोगों को दिखाने की कोशिश करें। हमारे साथ तैफूर खान मौजूद हैं। इनका फेस तो ओब्वियसली आपके लिए नया नहीं है ऑन पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन। अब फिल्म्स की भी हम अगर बात करें, सीरीज डायरेक्शन के हवाले से पाकिस्तान में कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करें और फोकस किए हुए OTT को कि जी हमने डिजिटल मीडियम्स को यूज़ करना है और अपना कंटेंट पहुंचाना है, चूंकि वो ग्लोबल है, वो सिर्फ किसी एक सर्टन ऑडियंस तक या रीजन तक महदूद नहीं है। सो लेट्स टॉक टू तैफूर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए, हाउ इज इस्लामाबाद ट्रीटिंग यू? इस्लामाबाद की सर्दी कैसी लग रही है? सो फार सो गुड। सर्दी तो लाहौर जैसी तकरीबन है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। जब भी हम जाते हैं इट फील्स लाइक वेकेशन, है ना? एक पहाड़ और एक खूबसूरती और सब थोड़ा वो नेचुरल एलिमेंट्स, काम से हटके वैसे भी इतना हेक्टिक चल रहा होता है। थोड़ा सा बताइए ना क्या चल रहा है आजकल, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये अभी हमने एक वेब सीरीज बनाई है, टीम बी। इट्स द पाकिस्तान's फर्स्ट इंटरनेशनल वेब सीरीज, जो कि अभी सिर्फ पाकिस्तान में एक OTT स्टार्स प्लस पे रिलीज हुई है। ठीक है। उसके बाद तक मार्च के इर्द गिर्द ये इंटरनेशनली रिलीज होगी फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, और ये चल रहा है। उसके लिए आजकल इसी तरह मार्केटिंग और सब सिलसिला चल, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि लोग देखें, जाकर सब्सक्राइब करें और इस मीडियम को ज़रा सपोर्ट करें। और उसके अलावा एक फिल्म है, पंजाबी फिल्म है, पंजाबी कॉमेडी फिल्म, इंडिया पाकिस्तान कोलैबोरेशन से है। अच्छा। वो आधी फिल्म लंदन में शूट हो चुकी है, अब उसका हमने कनाडा में स्पेल करना है, तो उम्मीद है कि इस समझ में हम वो भी सिनेमाज में देखेंगे। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये चेंज जो आप देख रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स का आना और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी हम कह सकते हैं हो गई है। जी जी। कितना ज़रूरी था और क्या पाकिस्तान कहाँ पर है इस वक्त, अगर हम लैग कर रहा है? अच्छा, ज़रूरी तो था, बिकॉज ये वक्त की डिमांड है और ये होगा ही होगा इवेंचुअली। आप जल्दी अडॉप्ट करेंगे तो आप कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इट्स जस्ट लाइक के हाथ से लिखते थे, फिर टाइपराइटर आए तो जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया वो पीछे रह गए, अब पीछे रह जाएंगे। अच्छा, हम एक एंगल से देखेंगे तो वी आर देयर, और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का है, बिकॉज जो डिजिटली आपको चीज़ें मिल रही हैं वो वही मिल रही हैं जो हमारा टीवी बना रहा है। ठीक है, ठीक है। जो हमारे लीडिंग चैनल्स हैं, उनके जो ड्रामाज हैं वो डिजिटली बहुत व्यूअरशिप लेते हैं, इवन इतनी व्यूअरशिप लेने लग गए हैं कि उनका बिजनेस जो है वो टीवी से ज़्यादा होने लगा, उधर हो गया है। श्योर, राइट? ठीक है। तो इसको किसी भी तरीके से आप स्टॉप नहीं कर सकते, लाइक फाइनेंशियली भी, मार्केटिंग के हिसाब से भी, तो वो तो होगा। लेकिन इसका पेट भरने के लिए, जैसे हमने बात की है, वो सिर्फ टीवी काफ़ी नहीं होगा, बिकॉज जो इतना कंपटीशन है हमारे पास कि उसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि शायद टीवी या फिल्म भी उसको नहीं बना सकता, नहीं दिखा सकता, लेकिन वो दुनिया हमारे यहाँ बैठी देख रही है। जिस तरह हम भी एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। उसमें अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे माइंड में इसको लेकर, ये मैं बात बीइंग व्यूअर कर रहा हूँ, एक जो डिजिटल मीडिया को फॉलो करता है, कि जो भी कंटेंट बनता है फॉर डिजिटल मीडिया, उसकी एक सर्टन वाइब भी होती है कि जो स्पेसिफिकली डिजिटल मीडियम्स के लिए बनता है। एक तो है ना टीवी के लिए बना और वो डिजिटल पे आया, उसको लोगों ने देखा। एक स्पेसिफिकली डिजिटल के लिए आपने फॉर्म किया, उसके अंदर मुझे लगता है कि आपका जो कॉस्ट एनालिसिस होता है, जो क्वालिटी होती है, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट यू यूज़, वो मुख्तलिफ हो जाता है थोड़ा। शायद उतना हाई टेक नहीं होता जितना आप सिनेमास के लिए करते हैं या फिर जितना आप टीवी के लिए करते हैं। और अगर आप ये करते हैं जैसा कि आपने अपनी फिल्म के अंदर नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद लोगों के लिए थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली ऑन डिजिटल मीडियम्स। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? अच्छा, ये आपकी बात पाकिस्तानी हद तक तो ठीक है कि यहाँ पर समझा जाता है कि जो टीवी नहीं कर सकता, जो फिल्म नहीं कर सकता, वो वेब सीरीज करता है यूजुअली। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे, दुनिया में ऐसे नहीं है। दुनिया में जो चीज़ें टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह नहीं है। मैंने आई थिंक 3 प्लेस बनाए हैं एज डायरेक्टर एक्टर, जो कि 100 एपिसोड के थे, वो चले हैं, और मैं आई हैव बीन देयर, डन दैट, वो तो कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं टीवी या फिल्म नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं ये करना चाहता था, वो जहां शो होगा वो अब डिपेंड करता है। जिस तरह ये जब रिलीज करने लगे थे, तो ये जिन्होंने ली है उनके अपने सिनेमाज भी हैं, तो दे वांटेड टू रिलीज इन सिनेमा। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि सिनेमा में लगाएं यार ये हम। मैंने कहा देखें, अव्वल तो ये बनी नहीं है सिनेमा के लिए। ठीक है, इसका वो उस तरह से मैंने कमर्शियली इसको उस तरह से नहीं बनाया कि लोग टिकट खर्च के जाएं। अच्छा। हाँ, अपने फोन पे हर कोई देख लेगा। सेंसर बोर्ड टक्कर जाना था उस पे? सेंसर बोर्ड ने तो मुझे फांसी दे दी थी। ओके, मैं इस तरफ आता हूँ, ये सेंसर की तरफ ही आने के कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स में ये वाला इशू जो अक्सर फेस करते हैं पाकिस्तानी मूवीज के बारे में बात करें, तो ये उधर नहीं आता फिर OTT स्लैंग्स, गालियां। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए जी, देखें, एक टाइम होता था कि जब मैं एक जगह और भी बात की थी कि पैरेलल सिनेमा होता था। ठीक है, इन दूसरे मुल्कों में पैरेलल सिनेमा होता है या स्टेज होता है जो कि एक पैरेलल चीज़ें क्रिएट करता है। हमारे यहाँ वो नहीं है। ठीक है, अब आप पैरेलल सिनेमा की बात करते हैं तो बहुत रियलिस्टिक होती है,
बहुत रियलिस्टिक, उसमें इतनी रियलिस्टिक बात होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे आप अगर रियलिटी की तरफ जाएं तो एक गैंगस्टर है, एक ये है, तो जैसी उसकी लिंगो होगी वैसी ही होगी, उसमें बाउंड्री नहीं होगी कि चूंकि मैंने टीवी पे आना है तो मैं अब ये इस तरह बोलेगा, नहीं, वो जिस तरह बोलता है उसी तरह बोलेगा। और यही एक खासियत है इस मीडियम की कि आपको रियलिटी के करीब रहने का मौका मिल जाता है काफी। लेकिन उसको लोग मिसयूज भी करते हैं, आई एग्री विद यू। वो पाकिस्तान में तो लगता है कि गाली दे दो तो कभी यही सोचता हूँ कि क्या बगैर गालियों के कोई डिजिटल मीडियम पे कोई चीज नहीं आ सकती? क्योंकि हम इंडियन भी अगर कंटेंट देखें, पाकिस्तानी भी देखें, तो उसमें सबसे पहला काम जो होता है ना, जैसे एस्टैब्लिश होता है कि एक डिजिटल मीडियम की, उसमें पहले सबसे पहले हीरो गाली देगा या विलन गाली देगा। तो ये एक फिनोमिनन है। अब मैं उसको कहूं कि ठीक है या नहीं, वो तो आप मुझे बताइए। क्या उसके बगैर नहीं हो सकता? एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर है? कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कमर्शियल लोगों के लिए अपीलिंग नहीं होता। लेकिन इन दी एंड ऑडियंस इज द डिसीजन मेकर। अब अगर एक बंदा गाली दे रहा है, ऑडियंस देख रही है, तो कसूर किसका? ठीक, अगर आप गाली देखेंगे तो लोग गाली बनाए ज्यादा देखते हैं। इसमें एक आर्गुमेंट ये भी तो आता है ना कि आप ऑडियंस वही देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। ऑडियंस वो देखेगी जो देखना चाहती है। अच्छा, थोड़ा सा इस तरफ आइए। बहुत सारे ऐसे नए डायरेक्टर्स हैं, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज किए, आपको भी मिलते होंगे लोग, सारी बातें, आप लोग कितने आइकॉनिक है, इतना काम है आप लोगों का जो ये करते हैं, और बड़े जबरदस्त आइडियाज हैं उनको। वो अगर आप देखें तो बड़ा आप हैरान भी होते हैं कि ये काम ग्राफिक्स का ये बच्चे कर रहे हैं। तो उनका जाहिर बात है एक फ्यूचर तो है, लेकिन वो कहाँ पे मार खाते हैं? जहाँ पे कॉस्ट कंपैरिजन आता है कि उस क्वालिटी का काम कैसे प्रोड्यूस करें, वो मशीनें, वो कैमरास कैसे इस्तेमाल करें, वो लाइट, वो इफेक्ट्स कहाँ से लेके आएँ, विजुअल इफेक्ट्स या साउंड इफेक्ट्स, जिसकी वजह से एक फिल्म उस तरह की साउंड करे कि ग्लोबली भी, दुबई में भी कोई बैठ के देख रहा है तो उतना एंटरटेन हो जैसे कोई लॉस एंजलिस में बैठ के देख रहा है। तो इसका फिर फ्यूचर क्या देखते हैं? पाकिस्तान में तो ये मसला है वैसे फाइनेंसेस का, इन प्रोडक्शन का। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, बिल्कुल, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह। ठीक है, मैं बच्चों से मिला हूँ इंटरनेशनली जो कि दुनिया के बेहतरीन फिल्म स्कूल से पढ़ के निकले होते हैं, दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। अल्टीमेटली तो एक मार्केट है ना, एक कम्पीट कर रहे हैं आपने। अच्छा, अब इसके एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा फिल्म स्कूल से भी पढ़ के आता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं क्रिएट कर रहा, उसके पास इक्विपमेंट भी है जो कि जिसको ऑडियंस पसंद करे और रिलेट करे। ठीक है, उसके बरक्स एक यूट्यूब पे और टिकटॉक पे एक बंदा आता है जो कि सेल्फी कैमरे पे बनाता है, 6 मिलियन ले जाता है मोबाइल कैमरा पे ऐसे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो फारिग हो गई सबसे पहले, आपने बिल्कुल हमको ऑपोजिट कर दिया, ये चक्कर ही नहीं है। ठीक है, दुनिया की बहुत सारी बेहतरीन फिल्म्स हैं जो आईफोन पे बनी हैं। ठीक है, हमारी कौम का एज अ नेशन प्रॉब्लम है कि हमें जब तक सब कुछ नहीं मिलता हम कहते हैं हम करेंगे नहीं। ठीक है, गो गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट, जो भी अवेलेबल है उसके साथ करें। ऑलराइट, मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था, मैं बताता हूँ, आई स्टार्टेड विद म्यूजिक वीडियोस। ठीक है, और वो इस तरह मैंने बनाया था कि एक डायरेक्टर ने हमें पैसे बहुत मांग लिए थे। मैं एडिट करता था खुद, तो मैंने कहा एडिट मैं कर लूंगा, आप शूट कर दो। तो इतने पैसे मांग लिए कि मैंने कहा इतने तो मेरे पैसे ही नहीं है। ऑलराइट, कैमरा उठाया और बस निकल गया कि अब क्या करना है, बस ये करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये देखिए। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, मैं आपको आज बात करता हूँ एहसन रहीम, बहुत वन ऑफ द बेस्ट। उनको हमने देखा है बिकॉज वो एनसीए से थे, हमारे सीनियर थे। हमने देखा है कि वो जिस तरह की म्यूजिक वीडियोस उन्होंने पाकिस्तान में स्टार्ट की हैं, आज भी शायद ऐसे ही होती थ्रिलिंग। एहसन उस टाइम सुहेल जावेद की जो वीडियोस आती थी, बहुत सारी मूवीज दुनिया की ऐसी हैं जिनका बजट बहुत ही कम था और ये स्केप्टिकल थे बनाए या ना बनाए, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस किया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें करना है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी बात है, मुझे पाकिस्तान की एक फिल्म बता दें अभी जो रिसेंटली बनी है जिसको बाहर भाई रिक्शे वाला, रेडी वाला और वो जो गार्ड खड़ा है वो देखने जाना चाह रहा हो, एक बता दें। कोई भी नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए, एलीट के लिए है, बिजनेस के लोगों के लिए, फाइनेंसर्स के लिए। जिस दिन हमने उसको केटर कर दिया ना, वो जो भाई बाहर खड़ा है, ठीक है, उस दिन फिल्म चल जाएगी। Right. This is very important. We're almost done with the time. In last 20 seconds, anything that you like to say about your work, coming future, जो projects हैं, कुछ भी कहना चाहें? बस जी देखते रहें और याद रखें, आप लोगों ने ज़िंदगी में जो भी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया, पसंद किया, म्यूज़िक से लेकर एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक। तो मैं भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता ही रहा हूँ तो एक और कोशिश की है मैंने, और आप लोगों का साथ चाहिए। ये जब यूट्यूब पर आए या इजीली अवेलेबल है तो उसको देखें, ठीक, क्रिटिसाइज ज़रूर करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि देखने के बाद ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तैफूर हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर, एक्टर।
समहाउ प्रोड्यूसर भी, और वो बात कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और ख़ासतौर पे जो डिजिटल मीडियम्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस के हवाले से कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए और पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को कैसे आगे आके मजीद इस पे काम मैं ये कहूँगी की टेक अवे जो है ना वो इस साइड डिस्कशन का वो ये हो सकता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हों, बहुत सारी काम जो है ना वो विदाउट रिसोर्सेज भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास एक विजन होना चाहिए और काम करने की लगन होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हमारे साथ दो ऐसी मेहमान मौजूद हैं, मेहमान शख्सियात मौजूद हैं जो मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म हैं। आपकी मुलाकात इनसे पहले भी थोड़ी थोड़ी शायद रही है। ज़्यादा कोशिश इनकी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को माशी तौर पर एम्पावर करें और इस मकसद के लिए उनका जो इदारा है वो बेहतरीन काम कर रहा है चेंज को लेकर। बिल्कुल ऐसी है, चैम्पियंस ऑफ चेंज कोलिशन इनका ये इदारा है और फूड प्रोसेसिंग की बात कर ले, लॉजिस्टिक्स की बात कर ले, दीगर फील्ड्स की बात कर ले, यहाँ पर ख़वातीन को मुलाजमत के मौक़े फराहम करने के लिए काम करा और इसका मिशन ये है कि ख़वातीन को मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट बनाकर समाजी तफरीक को ख़त्म किया जा सके। बहुत ही नेक काम भी मैं इसको कहूँगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कन्वीनर चैम्पियंस ऑफ चेंज कोलिशन फ़िज़ा फ़रहान और TCS पाकिस्तान की सदर सायरा आवान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़िज़ा, आपसे मेरा सवाल जो है ना वो ये होगा सबसे पहले कि इस चैम्पियंस ऑफ चेंज कोलिशन जो है इसके बारे में ज़रा बताइए, और अब इसमें ख़वातीन जो हैं वो भी आ रही हैं, तो सबसे पहले आपका टेक। Absolutely, I'll be very happy to tell. So basically ये एक global best practice है. It's an Australian initiative. It's an Australian best practice. Champions of Change Coalition. मकसद इसका ये था, 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुई थी और आज के दिन में ये globally recognized है as one of the most actionable interventions for gender equality in the private sector. मैं कोई 20 सालों से डिफरेंट टाइटल्स के तहत जेंडर इक्वालिटी वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करती आई हूँ और हमेशा से प्रॉब्लम ये रहा था कि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट पे बात होती थी, खवातीन को एम्पावर करने पे बात होती थी, इट यूज्ड टू बी अबाउट वुमेन, 2 वुमेन इन अ रूम ऑफ वुमेन ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और एक तस्वीर लग जाती थी और एक CSR का एजेंडा, एक मार्केटिंग गिमिक हो गया, कोई किसी चीज़ को पिंक पेंट कर दिया तो हो गया वुमेन एम्पावरमेंट, which should be very frustrating, and I'm sure it's very frustrating for many women. The beauty of this coalition was कि इसमें basically जो leadership है उसको involve किया जाता है, which is where the change happens. You cannot create any change private sector में जब तक leadership उसमें involve नहीं होगी, leadership उसको अपना KPI नहीं मानेगी. And unfortunately, globally and in Pakistan, 98% of your leaders are men, right? So globally भी ये launch हुआ as male champions of change. पाकिस्तान में भी for the first time ever I launched male champions of change, which was a very bold and disruptive program. जिसमें पहली बार मर्द हजरात, senior men from different industries, different sectors came together कि हम इकट्ठे मिलके we'll pool our resources, create partnerships, cross pollinate, और हम लोग मिलके इस जेंडर इक्वालिटी वुमेन लीडरशिप के एजेंडा पे काम करेंगे. नाउ व्हेन अ फ्यू मंथ्स अगो पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो ग्लोबली लार्जेस्ट ग्रुप बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, विद मेनी की CEOs ऑन आवर, बहुत सारे आपके इस प्रोग्राम में भी आए हैं पहले. देन वी डिसाइडेड टू फॉलो द ग्लोबल ट्रेंड एंड इनवाइट फीमेल CEOs टू द कोलिशन. नाउ that's when the transition happened, male champions of change से champions of change coalition, because we want to hear their perspective, we want to know ये मतलब our female leaders are very few, but ये वो खवातीन हैं जिन्होंने उस सारे challenges को cross करके उस टॉप पे पहुंची हैं जहाँ पे हम सारी खवातीन को लेके जाना चाहते हैं. तो उस पर्सनल आई थिंक स्टोरी के बगैर, उस पर्सनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको क्या मिली, क्या इनेबलर्स थे उनकी ज़िंदगी में, उसको सीखे बगैर हम उस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्लीज्ड टू हैव सायरा. अच्छा, मैं चाहूँगी सायरा जो है ना उनकी स्टोरी भी ज़रा हम जान ले. प्लीज़ शेयर योर स्टोरी, क्योंकि जो नौजवान लड़कियाँ देख रही हैं, जो काम करना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए आप जैसी शख्सियात जो होती हैं वो बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं. टेल अस योर स्टोरी सायरा. मेरा जर्नी ये रहा है कि मैं पहले एक कॉर्पोरेट लॉयर थी. आई वाज लिविंग इन द UK और मैंने कोई 6-7 साल एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम किया. और इसकी भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ऑल्दो मेरी पाकिस्तान में एक फैमिली बिजनेस थी TCS, इसको अब मैं हेड करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि नहीं, मैंने अपने आप को प्रूव करना है कहीं और, एंड आई वांट टू रियली बिल्ड माई सेल्फ. और ये भी एक आई थिंक ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जो बिज़नेस वर्ल्ड में आती हैं, हमारे अंदर एक ये ड्राइव होती है कि हमने अपने आप को प्रूव करना है. वी डोंट वांट कि हमें लोग ये समझें कि जी इसको तो ये चीज़ ऐसे ही मिल गई, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होती हैं. तो वो मैंने किया, बहुत मेहनत से अपने आप को उस प्रोसेस के थ्रू गुजार के
फिर मुझे पता था एट द बैक ऑफ माई माइंड कि ये जो एक चीज़ है, एक कंपनी जिसका इतना एक माशाल्लाह अमेजिंग हिस्ट्री भी है, फ्यूचर भी है, तो उसमें इंटरेस्टिंग है। एट द सेम टाइम एक क्लेम ये भी किया जाता है, जब भी खवातीन अनफॉर्चुनेटली चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जैसे फिजा ने भी कहा कि 95% मेल्स आर द लीडर्स, तो खवातीन अगर किसी सर्टन पॉइंट को टच करती हैं, किसी पोजीशन को, तो कहा जाता है कि देयर मस्ट बी अ सपोर्ट या कुछ ऐसा होगा। तो इफ आई आस्क यू व्हाट डज इट टेक आयशा, ऐसी किसी भी जगह पे जाने के लिए, सायरा क्या लगता है इस तक पहुंचने के लिए? तो अगर मैं थोड़ा आपसे इस हवाले से पूछूं तो बताइए प्लीज सायरा। देखिए, सबसे पहले इट रिक्वायर्स ग्रिट, कि आपको एक वो ड्राइव होनी चाहिए। नाउ यू हैव टू बिलीव कि यू वांट रेजिलियंस, ग्रिट, करेज, कमिटमेंट एंड ऑल्सो देखें औरतों के ऊपर एक माशरी तौर पे और वैसे भी एक और कमिटमेंट्स नेचुरली आ जाती हैं, बच्चों की आ जाती हैं, कई जिनके बच्चे नहीं होते उनके ऊपर एल्डरली पेरेंट्स की आ जाती हैं। हमारा रोल एक सोसाइटी में एज केयर गिवर्स है, तो आपके ऊपर यह है कि आप किस तरीके से उन सारी चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ लॉट ऑफ यंग वुमेन हु आर लुकिंग कि हम किस तरीके से अपनी इस किस्म की पोजीशंस में, लीडरशिप पोजीशंस में आए, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने ये बैलेंस एक क्रिएट करना है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का किसी पहलू को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। औरतों के ऊपर ये एक बोझ है, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई थिंक इन सारी चीज़ों को लेके आप आगे चल सकते हैं। तो वो फिर एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपने अपने आप के लिए एक सपोर्ट बेस क्रिएट करनी है ऑफ इनेबलर्स, वेदर दे आर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आपकी फैमिली में, क्योंकि लाइक आई सेड आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती हैं। सपोर्ट बेस क्रिएट करना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा फिजा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो एक आपका ये कोलेशन और ये सपोर्ट ग्रुप, मैं इसको कहूँगी, आपने मोस्टली मेल CEOs के साथ काम किया, अब ख़वातीन CEOs के साथ काम करना, डिफरेंस क्या फील हुआ है आपको? I've noticed this around in all the different geographies that I worked, that women, as Saira just mentioned, जब उनको काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, तो they are एक passion, they're driven by a certain passion, which is to prove themselves, not only to the society out there, but to themselves. And that is why they put in a lot more effort, a lot more commitment, a lot more resilience than a male professional would put in a normal job, जिसको नौकरी करनी ही करनी है. And that's why you will see, और अभी business case बहुत जगह claim हो चुका है, in Frontline, in McKinsey ने एक पूरी report launch की है, stating that companies that have more women in their board levels and in their management positions outperform companies that do not by 26% higher profitability. It's become a business case, right? So ख़वातीन जब काम करने के लिए निकलती हैं, चाहे जिस भी लेवल पे निकलें, वो एक एडिशनल जज्बे, स्पार्क, नो डाउट। अच्छा, हम अनफॉर्चुनेटली ओब्वियसली सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। मेरे सवाल इसके आसपास ही ज़्यादा घूमते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस इंपॉर्टेंट ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद सायरा, व्हाट यू थिंक, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल हमारा जो कल्चर है, उसको कैसे दुरुस्त करने के लिए इम्पैक्ट कर रहा है इसको? जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, हम जैसी कंपनीज़ हैं, हमारे ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम औरतों को ये मौके दें कि वो ख़वातीन जो हैं काबिलियत वाली, वो आ भी सकें, और फिर उसके बाद औरतों का अट्रिशन रेट बहुत हाई होता है। वो अक्सर मिड करियर जो हैं गिव अप कर जाती हैं, उनके ऊपर और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दे जस्ट, तो उस पॉइंट के ऊपर एक औरत को आप किस तरीके से इंकरेजमेंट देंगे कि नहीं, यू कैन रीच टू द टॉप। अच्छा सायरा, ये बताइए कि क्योंकि सारी बात है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं तो आपके डिसीजंस भी उसको इम्पैक्ट करते हैं। सो अगर मैं आपसे कुछ ऐसे की डिसीजंस आपके पूछूं, बीइंग द CEO, बीइंग द प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जो आपने लिए हैं और उसने इम्पैक्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, TCS के जो मुलाजमीन हैं उनको, तो वो क्या होंगे? मेरी, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, मुझे एक बहुत सेंस ऑफ पर्पस है कि मैंने अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेके जाना है। तो मैं जब अपने आप को देखती हूँ, तो मैं एक TCS में एक ऐसे टाइम पे मैंने इंटरवेंशन की आई, मैं जब कंपनी में थोड़ा हमें थोड़ा सा भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पाइल अप हो गए थे, बोथ ऑपरेशनली, फाइनेंशियली और ओवरऑल हमारी पोजीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि आई थिंक हम एक स्टेबिलिटी लाए हैं, अब हम एक ग्रोथ फेज़ में हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग चेंजेस भी देखेंगे। और लेकिन आई थिंक इसमें सबसे बड़ा वो ये है कि एक सेंस ऑफ पर्पस जब आपको ड्राइव करता है, तो एंड मैं ज़रा सा ही कहूँ कि ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो हैं अपनी जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे औरतें वैसे नेचुरली नहीं आती। कई सेक्टर्स हैं, आप एजुकेशन देख लें, कई ऐसे सेक्टर्स हैं डेवलपमेंट के सेक्टर में औरतें बहुत ज़्यादा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में हम किस तरीके से ख़वातीन को अट्रैक्ट कर सकें, तो उसमें हमने मैनेजमेंट लेवल पर भी हमारे बहुत वर्क फ्रॉम
होम हम मतलब कैपेबिलिटी हम लोगों क्रिएट की है कि ख़वातीन घर से भी काम कर सकें। फिर हमने अपने कुरियर्स को, फील्ड फोर्स को भी, जो हमारे रिटेल स्टाफ है वहाँ पे भी औरतों को इंक्लूड किया है। हमारा टारगेट है कोई 15% तक एटलीस्ट होना चाहिए। और हमारा जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमने 60% औरतों को इंडक्ट किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ओवर द ईयर्स हम देखेंगे कि वो औरतें आहिस्ता आहिस्ता सीनियर पोजीशंस में भी आना शुरू होंगी। दैट विल बी द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस। ठीक, अच्छा चलें फिजा, ये बता दें आखिर में कि व्हाट नेक्स्ट, आगे का क्या प्लान है इस कोलिशन का? कोलिशन में हम लोगों ने मतलब इस कोलिशन का मकसद ही ये है कि हम वो काम करें जो कन्वेंशनली नहीं हो रहे, राइट? सो हाउ डू वी कम टुगेदर, क्योंकि इतनी एक्सपर्टीज है, इतनी पावर है ऑफ ऑल दीज different private sector leaders coming together कि how can we really break glass ceilings, shatter glass ceilings, कुछ bold, कुछ disruptive करें। डॉलेंस ने अपनी पहली बार फीमेल टेक्नीशियंस लॉन्च किए हैं, दराज ने फीमेल राइडर्स लॉन्च किए हैं, पेप्सी ने फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लॉन्च किया है। सो हर जगह वी क्रैक थिंग्स जो पहले कन्वेंशनली नहीं हुई हुई, सो दैट वी कैन रियली ओपन न्यू स्ट्रीम्स for the girls out there, for the women out there. So while the private sector is doing this, the women also need to realize, especially the young girls, कि उनको भी out of the box सोचने की ज़रूरत है, अपने काबिलियत, अपने potential के मुताबिक अपना पाथवे चूज करें, अपने जेंडर को साइड पे रखें। मैं एक पॉइंट पे कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी विल डू सो, कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो एक औरत नहीं कर सकती। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस रादर देन थिंकिंग कि इसको इस रोल में डालें, इस रोल में डालें, नहीं, हम कहें वो कौन से ऑलरेडी लेबल, हम अगर वो सारे स्टेरियोटाइप्स, कौन सा वो काम है जो एक औरत नहीं कर सकती। एक्चुअली देयर आर वेरी फ्यू इफ एनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो बहुत हम औरतों को एम्पावर कर सकते हैं। सायरा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फिजा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप अक्सर लेकर आती हैं हमारे साथ और इस तरह की शख्सियत को लेकर आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं और जो देखने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। यानी कि लॉजिस्टिक्स के बिजनेस को भी अगर इफ समबडी इज हेडिंग और वो एक खातून है तो क्या अमर माने कि आप कुछ बहुत अच्छा डिफरेंट ना कर सकें। खैर, हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अब वीकेंड है, वीकेंड को एंजॉय कीजिए। आपसे मुलाकात हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।